टू माई यूट्यूब चैनल ए ट्यूशन्स। आई होप आपने अभी तक जितनी भी क्लासेस देखी हैं आप उन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होगे, आपको सब समझ आ रहा होगा अच्छे से। अपने फीडबैक आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके या फिर ग्रुप में व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करना। अच्छा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया है वो आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको जो भी नोट्स चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे। कुछ भी आपको डिस्कशन करनी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो ग्रुप बनाया है। आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में हम अपना पेपर नंबर 5 दैट इज़ बिजनेस लॉज एंड एथिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो पेपर की बाइफर्केशन है वो समझा देती हूँ। हमें कमर्शियल लॉ आने वाला है 30 मार्क्स का, इंडस्ट्रियल लॉ आने वाला है 15 मार्क्स का, कॉर्पोरेट लॉ आने वाला है 40 मार्क्स का एंड एथिक्स आने वाला है 15 मार्क्स का। ये हमारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ये बाइफर्केशन मैं पहले आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद मैं दिसंबर 2023 में जो आपके एग्ज़ाम रहे हैं, क्या पेपर पैटर्न रहा है वो बताने वाली हूँ, जैसे कि हमने अपनी बाकी क्लासेस में किया है। सबसे पहले हम देखें तो कमर्शियल लॉ हमें आने वाला है 30 मार्क्स का, जिसमें हमें कमर्शियल लॉ में क्या क्या आने वाला है। कमर्शियल लॉ में हमें ये चीज़ें आएंगी, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, थ्योरेटिकल है पूरा और इजी भी बहुत है। 5 मार्क्स का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, नेगो, ये तीनों आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये तीनों आपने फाउंडेशन में डिटेल में पढ़े हुए हैं। वही सेम है आपके ये अभी जो चलने वाले हैं। जिसने भी फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है टेंशन नहीं लेनी है, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी अपनी क्लासेस में। बट जिससे अपना फाउंडेशन में पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैम हमने तो ये तीनों चैप्टर बड़े अच्छे से कर लिए, अभी दोबारा करेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे, तो आप दोबारा मत करो। जब आपकी रिवीजन स्टार्ट होगी तब आप ये चैप्टर्स की एक बार रिवीजन ज़रूर देख लेना, एक बार देखना ज़रूर, पर आप रेगुलर क्लास मत देखना। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने फाउंडेशन में बहुत अच्छे से किया है तो आपको ये तीनों चैप्टर्स नहीं देखने हैं, आपको इनकी सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। पर जिन्होंने फाउंडेशन में अच्छे से नहीं किया है या फिर 50-50 किया है, थोड़ा थोड़ा किया है कि पास हो जाएं, तो आपको ये चैप्टर्स पूरा डिटेल में दोबारा देखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा पार्टनरशिप एक्ट आने वाला है और एलएलबी आने वाला है 5 मार्क्स के। ये था हमारे कमर्शियल लॉ का। उसके बाद हमारे पास रहने वाला है इंडस्ट्रियल लॉ, आएगा 15 मार्क्स का, जिसमें हमारे पास आएगा फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट टू ग्रेजुएटी एक्ट, इंश्योरेंस, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एंड प्रोविडेंट फंड वाला एक्ट। ये तीनों आपको, ये चारों आएंगे आपको 10 मार्क्स के। एंड जो न्यू सिलेबस में कोड ऑफ वेजेस को अलग से दिखाया गया है, ओल्ड सिलेबस में भी था पर अलग से नहीं था, तो वो आपको आने वाला है 5 मार्क्स का। कोड ऑफ वेजेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जून अटैम्प्ट में और दिसंबर अटैम्प्ट में कोड ऑफ वेजेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। इन्होंने अलग से एक क्वेश्चन कोड ऑफ वेजेस का ज़रूर डाला है, तो हम उसे अच्छे से करके जाएंगे। वैसे तो हम सब कुछ ही बहुत अच्छे से करने वाले हैं। कॉर्पोरेट लॉ हमें आने वाला है 40 मार्क्स का। कॉर्पोरेट लॉ, जिसे हम कंपनी लॉ भी कहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पूरे लॉज एंड एथिक्स में पेपर नंबर 5 में यही रहने वाला है। थोड़ा लेंदी है, थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा आपको लेंदी लगेगा, बट आप ये कर लोगे ना बेटा। अगर मैं आपको दिखाऊं दिसंबर 2023 में कॉर्पोरेट लॉ दैट इज़ कंपनी लॉ की वेटेज कितनी रही है, तो आप शॉक हो जाओगे। 35 मार्क्स आपका कंपनी लॉ ही लेके गया है। 35 मार्क्स बहुत होते हैं, पास होने के लिए आपको 40 चाहिए, और अगर 35 मार्क्स आपका कंपनी लॉ दे रहा है, 30 मार्क्स आपका एमसीक्यू दे रहा है, तो आप कहाँ जा रहे हो, आप बड़ी आसानी से पास हो रहे हो। तो कंपनी लॉ छोड़ के जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। कई बच्चे कंपनी लॉ ऑप्शन में छोड़ जाते हैं, बट आपको ये नहीं करना है। मैं आपको इतना स्मूथली कंपनी लॉ समझाऊंगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, अपना सिलेबस मेरे साथ ही कवर करना है। देन कंपनी लॉ में हमें टाइप्स ऑफ कंपनी, प्रमोशन, फॉर्मेशन, प्रोसीजर, जो भी सेक्शन 1 से सेक्शन 122 एक पार्ट आएगा कंपनी लॉ का। उसके बाद हमारे पास कंपनी लॉ में आएगा डायरेक्टर। डायरेक्टर की भी बहुत वेटेज रहती है। इस बार 14 मार्क्स का पेपर डायरेक्टर से था, 2 क्वेश्चन थे 7 मार्क्स के। उसके बाद ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, की मैनेजरियल पर्सन, ये न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस किए गए थे। और जैसे कि मैंने बताया कि कोड ऑफ वेजेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसे भी इंपॉर्टेंस देते हैं। इस बार इससे भी 14 मार्क्स का पेपर रहा था। नेक्स्ट एथिक्स हमारा 15 मार्क्स का आता ही है।
यहाँ पे 15 लिखा है, इस बार 14 मार्क्स का रहा था। एक क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में रहा था जो 2 मार्क्स का था, तो 16 मार्क्स का आ गया था एथिक्स। मतलब काफ़ी हद तक ये जो वेटेज उन्होंने दी है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी हद तक सेम रिजिड ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका मॉड्यूल के अकॉर्डिंग क्या आपका वेटेज रहने वाली है। अगर हम अपना दिसंबर 2023 का पेपर पैटर्न देखें। अच्छा बेटा, मैं आपको ये पेपर पैटर्न क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको ना एक एस्टिमेट लग जाएगा कि हमें ऐसे ऐसे पेपर आने वाला है, ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ये चैप्टर का इतना इतना वेटेज रहने वाला है। करना आपको सभी है क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कोर्स में हो। आपका सिर्फ यहाँ पे ही जर्नी ख़त्म नहीं होता है। आपको ये पेपर पास करने के बाद आपको कंपनीज़ में जाओगे, ये सब प्रैक्टिकली आप चीज़ें देखोगे तो आपको बाद में दिक्कत ना आए, तो इसलिए आपको करना सभी है। कुछ भी ऑप्शन में छोड़ के जाना, आप बच्चे प्रोफेशनल कोर्स वाले स्टूडेंट्स हो, ये अच्छा नहीं रहता आपके लिए कि आप कुछ ऑप्शनल छोड़ के जाओ। तो आपको सब करना है, बट हाँ हमें पेपर में पास भी होना है, तो वो उस हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलनी पड़ेगी कि हमें आए भी सब और हमें पेपर भी पास करना है, वो भी सिंगल अटैम्प्ट में। तो उस अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो इसीलिए अगर हम अभी जान लें कि हमारे कौन से चैप्टर्स की ज़्यादा वेटेज रहने वाली है, वो चैप्टर्स हम पहले पहले कवर कर लेंगे, उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देंगे, समझेंगे, हम कंसेप्चुअली सब समझेंगे। तो जैसे कि अभी आप लॉ देखो, जब आप प्रैक्टिकली जाओगे आपको कुछ चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, बट कुछ चीज़ें आप बुक के रेफरेंस लेके भी करते हो। अभी जो हमारे पास लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उन्हें हर चीज़ टिप पे नहीं रहती है, वो भी बुक के रेफरेंस लेके आपको बताते हैं, सजेशंस देते हैं। तो इसी तरह हम बाद में बुक्स की रेफरेंस ले सकते हैं, बट हमें समझना तो पड़ेगा ना कि कौन सा सेक्शन क्या कहना चाहता है। हमें लॉ को इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए और हमें पेपर पास भी करना है, उसके लिए तो हमें चीज़ें याद ही रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न देख लेंगे कि कैसा रहने वाला है, तो हमें पता होगा कि पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जब हम पेपर देखेंगे हम शॉक नहीं हो जाएंगे। इसलिए आपको पेपर पैटर्न एनालाइज कर लेना पहले ज़रूरी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ ऑप्शंस में छोड़ के जाओगे। ठीक है, तो अगर हम अपने दिसंबर 2023 का पेपर पैटर्न देखें तो हमें वही बाइफर्केशन थी जैसे कि सारे पेपर की रही थी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। उम्मीद तो यही है कि इस बार भी यही पेपर पैटर्न रहेगा कि लाइक सेक्शन ए और सेक्शन बी में बाइफर्केशन होगी। एमसीक्यू आएंगे 15 मार्क्स के, 2 मार्क्स ईच एंड 30 मार्क्स का बनेगा आपका एमसीक्यू, यही रहने वाला है। बाकी देखो चेंज भी हो सकता है। सेक्शन बी में हमारे पास वही जैसे बाकी पेपर्स में आपने देखा था, क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 8 तक, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में छोड़ के जाने थे। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड में वैसी बाइफर्केशन थी क्वेश्चन ए एंड बी की। ए में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बी में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्वेश्चन थर्ड में पार्टनरशिप एक्ट एंड सोगा था, ये दिसंबर 2023 में। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ में कोड ऑफ वेजेस था, जैसे मैंने आपको बोला था जून 2023 में भी एक कोड ऑफ वेजेस का सेपरेट क्वेश्चन आया था और दिसंबर 2023 में भी आया। बी में ग्रेच्युटी एक्ट आएगा। क्वेश्चन फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्योरली कंपनीज एक्ट का रहा था। 2 क्वेश्चन प्योरली कंपनीज एक्ट के रहे थे, जिसमें हमारा ये कंपनीज एक्ट का था जो फॉर्मेशन बाय बैक का क्वेश्चन आया था, इसमें वो फर्स्ट चैप्टर में कवर होगा हमारा। उसके बाद डायरेक्टर से क्वेश्चन आया, ऑडिट कमेटी से आया और फिर से डायरेक्टर से क्वेश्चन आया। 2 क्वेश्चन हमें डायरेक्टर से आए थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन 7 प्योरली एथिक्स का रहा था, दोनों क्वेश्चन एथिक्स के थे। क्वेश्चन 8 था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहे थे, जिसमें से एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहा था और एक कंपनीज एक्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहा था। बेटा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चे डरते हैं लॉ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर है ना, आपने क्लासेस अच्छे से करी हैं, आपको सारा लॉ को इंटरप्रेट करना आता है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आते हैं। बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, आपको कुछ भी क्रैम नहीं करना है, आपको कंसेप्चुअली सब कुछ समझना है। और 8 विजन्स तो आपको सब कुछ कंसेप्चुअली समझाएगा ही। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे ये रहा था पेपर पैटर्न में हमारे मार्क्स ऐसे बाइफरकेट थे। कंपनीज एक्ट का 35 मार्क्स रहे थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 21 मार्क्स रहे थे, एथिक्स 14 मार्क्स का आया था, इंडस्ट्रियल लॉ भी 14 मार्क्स का एंड सोगा एंड पार्टनरशिप 7 मार्क्स का। इसमें कुछ भी कर सकते हैं वो, नेगो, सोगा, LLP, पार्टनरशिप, इन चैप्टर में से कुछ में से भी ये वाले क्वेश्चन में वो कवर कर सकते हैं। इस बार उन्होंने सोगा और पार्टनरशिप लिया था। ठीक है, तो इससे हमें समझ आता है कि हमारा कंपनीज एक्ट कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम अपना पेपर 5 की स्टार्टिंग करने वाले हैं कंपनीज एक्ट से।
कंपनीज एक्ट 2013। अब आप कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले हो तो आपको कंपनी का मीनिंग तो क्लियर होना चाहिए, तभी आप कंपनीज एक्ट पढ़ पाओगे ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपनी। अब मैंने यहाँ पे जो कंपनी का मीनिंग लिखा है ना, ये लेमन लैंग्वेज में लिखा है कंपनी का मीनिंग। आपको इतना तो पता होगा, एक होती है हमारी लेमन लैंग्वेज होती है और एक होती है हमारी जो लॉ के अकॉर्डिंग होता है ना। जो लेमैन मतलब जो नॉर्मल पर्सन बोलते हैं। सीएमए ज्वाइन करने से पहले जैसे कि आप लेमैन थे, नॉर्मल लोग कंपनी को क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं कंपनी से, वो वाली डेफिनेशन अभी मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। उसके बाद जो हमारी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ कंपनी है ना, वो डेफिनेशन हम करेंगे, बट वो थोड़ी देर बाद करेंगे। मे बी कल के लेक्चर में हो, शायद इस लेक्चर में ना हो पाए। तो पहले सबसे पहले हम करेंगे कि लेमन लैंग्वेज में कंपनी का मतलब क्या है। ये डेफिनेशन देखने के बाद मेरे को कोई भी कमेंट सेक्शन में आके ये मत बोलना कि मैम आपने कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन नहीं करवाई। बेटा कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग उस डेफिनेशन में जो रखा हुआ है ना, वो डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है ना, वो समझनी बहुत ही ज़रूरी है। वो डेफिनेशन 2 लाइन की डेफिनेशन में बहुत कुछ दिया रखा है, तो इसीलिए उसे हम बाद में करेंगे। पहले हम ये वाली चीज़ें कर लेते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन कंपनी की समझते हैं। हम पहले ये तो समझें कि हम पहले क्या सोचते थे, कंपनी क्या होती है और रियल में कंपनी क्या होती है लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंपनी इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। हाँ, ये एमसीक्यू में आ सकता है लैटिन वर्ड, इसे हाईलाइट कर लेना आप लोग। कंपनी कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। कौन से लैटिन वर्ड से, कॉम प्लस पेनिस। कॉम का मतलब टुगेदर, पेनिस का मतलब ब्रेड। मतलब इट ओरिजिनली मेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु हैड देयर मील टुगेदर। जब ये कंपनी कंसेप्ट, लैटिन वर्ड है, जब ये कंपनी कंसेप्ट आया था तो इसका मतलब क्या था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो कि who had their meals together, मतलब कि वो अपने प्रॉफिट शेयर्स करते थे एक दूसरे के साथ। जो भी पहले जैसे बाटर सिस्टम चलता था, पहले मनी नहीं थी तो पहले बाटर सिस्टम चलता था। आप कुछ दोगे उसके बदले आपको गुड्स मिलेंगे। जिसको बाटर सिस्टम नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ये एक पर्सन है राम, ठीक है, ये एक पर्सन है हमारे पास श्याम, ठीक है। अब इसके पास पड़े हैं राइस, इसके पास पड़े हैं टायर्स, ठीक है। अब शाम को चाहिए टायर्स और राम को चाहिए राइस। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे मनी नहीं थी होती, मनी का कंसेप्ट आया ही नहीं था। जो भी आप करेंसी देखते हो ना, वो सब तब था ही नहीं। तो इसने क्या किया, राम ने टायर्स इसे दिए, उसके बदले शाम ने इसे राइस दिए। ये होता है बाटर सिस्टम। गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रही हैं, दैट इज़ द बाटर सिस्टम। अभी राम बिजनेस कर रहा है, उसके पास राइस आए, है ना। अब ये सोचो, राम अकेला नहीं था, ऐसे राम था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन था, राम, श्याम, सीता, गीता, मेघा, जो भी थे, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन था। इनके पास टायर्स थे, टायर्स का बिजनेस था, ठीक है, सॉरी ये, ठीक है, इनके पास टायर्स का बिजनेस था। तो इन्होंने वही शाम को दिए टायर्स और शाम ने इसके बदले इन्हें दिया राइस। तो ये जो राइस आया इनके पास, ये राइस इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, सबको कुछ ना कुछ राइस आया। तो दैट इज़ हु हैड देयर मील टुगेदर, उन्होंने अपना मील शेयर किया ना। तो ओरिजिनली कंपनी का मतलब ये था, जब कंपनी कंसेप्ट आया उस टाइम पे कंपनी का मतलब ये था। इन कॉमन सेंस कंपनी मीन्स, कॉमन सेंस में देखें नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, कंपनी का क्या मतलब है, एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स, काफ़ी ज़्यादा पर्सन का एक एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक and employ it in some trade or business and who share the profit and loss arising their own। मतलब कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स होता है, काफ़ी ज़्यादा पर्सन्स का ये एसोसिएशन है, ग्रुप है, हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी एंड मनी इज वर्थ। अब जब ये एसोसिएशन बना रहे हैं
ये जो एसोसिएशन बना रहे हैं तो ये ऐसे तो नहीं ना आए, सभी अपनी कोई ना कोई कैपिटल लेके आए होंगे, पता ही होगा ये कुछ ना कुछ पैसे लेके आते हैं, इस बिज़नेस को खड़ा करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आए होंगे। तो उन्होंने अपनी मनी या मनी इज़ वर्थ मतलब मनी से रिलेटेड कुछ, किसी ने कुछ एसेट दिया होगा, कुछ मशीन दी होगी, है ना, उन्होंने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है एसोसिएशन ऑफ पर्सनस ने टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड और बिजनेस। और जो भी उन्होंने वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है ना, उसे किसी ट्रेड या बिजनेस में लगा रखा है। जो एसेट्स किसी ने कंट्रीब्यूट किया वो बिजनेस में लगे हुए हैं, जो मनी किसी ने कंट्रीब्यूट किया वो भी बिजनेस में लगी हुई है। एंड हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग इन देयर ओन। उस बिजनेस से आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है या जो भी लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो आप आपस में शेयर कर रहे हो। जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है ना, वो आपस में वो शेयर कर रहे हैं वो प्रॉफिट या लॉस, तो इसे हम कहते हैं कंपनी। आई होप आपको कंपनी का मतलब समझ आ गया होगा। तो ये है अब अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट कंपनी की डेफिनेशन, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ कंपनी की डेफिनेशन, बहुत डीप में एनालाइज करेंगे हम व्हाट इज कंपनी। आई विल शो यू, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये देखो कंपनी की डेफिनेशन मैंने पूरी तोड़ के रखी हुई है यहाँ पे, बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कंपनी की डेफिनेशन। अभी हम सिर्फ एक लेमैन की लैंग्वेज में चल रहे हैं, तो हमें पहले वो समझेंगे, फिर हम उसके बाद कंपनीज एक्ट में अपना डायरेक्ट जंप करेंगे, उसके बाद हम कंपनी की डेफिनेशन बड़ी अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम अपना सेक्शन 1 भी समझने वाले हैं अच्छे से, शो टाइटल एक्सटेंड कमेंट सब समझने वाले हैं, टेंशन मत लो, मैं आपको सब करवाऊंगी कवर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना फीचर्स ऑफ कंपनी से। ठीक है, सबसे पहला फीचर क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब आपने +1 +2 फाउंडेशन काफ़ी जगह पे आप कॉमर्स स्टूडेंट रहे हो तो आपने पढ़ा ही होगा कंपनी का मतलब और उसके फीचर्स, तो आपको ये सब सुना सुना लग रहा होगा। बट जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए मैं इतना डीप में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है कि कंपनी की और उसे चलाने वाले पर्सनस की, शेयर होल्डर्स की, डायरेक्टर्स की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी की अलग एंटिटी होती है और उनके पर्सनस की अलग एंटिटी होती है। कंपनी को हम उसके पर्सन के नाम पे नहीं जान सकते हैं। जैसे अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, मुकेश अंबानी की कंपनी है, तो क्या हम उसे अंबानी कंपनी कहते हैं? नहीं, उसका नाम रिलायंस है तो वो रिलायंस है, उसकी अलग अपनी एंटिटी है, वो एक अलग पर्सन है। हाँ, वो नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होते हैं। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी और मेंबर एक नहीं होते हैं। कंपनी में हाँ कंपनी को चलाते हैं उसके शेयर होल्डर्स हैं, बट कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग होते हैं। कोई केस कर रहे हो तो आप कंपनी के ऊपर करोगे, उसके मेंबर्स के ऊपर नहीं। वो हम समझेंगे आगे, कॉर्पोरेट वेल वो सब सेपरेट लीगल एंटिटी का आगे कंसेप्ट डिटेल में आने वाला है। अभी आप इतना समझो कि सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग होते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है कंपनी। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में कंपनी एक अलग पर्सन है, उसको चलाने वाले मेंबर्स एक अलग पर्सन है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेट प्रॉपर्टी, कैपेबल टू परचेज एसेट्स इन इट्स ओन नेम। सेपरेट प्रॉपर्टी मतलब कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने नाम पे कोई भी एसेट परचेज कर सकती है, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। मतलब देखो, अभी मैं हूँ, ठीक है, और ये मेरी कंपनी है ए ट्यूशंस। ठीक है, ये हमारी कंपनी है ए ट्यूशंस और ये मैं हूँ। ठीक है, अब मुझे ए ट्यूशंस के लिए ना एक एसेट चाहिए था। लेट्स से मुझे ए ट्यूशंस के लिए ना एक टीवी चाहिए था। ठीक है, मेरे लिए तो एसेट होगा बिकॉज मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो मेरे लिए टीवी एसेट रहेगा। अब मेरे को ये टीवी चाहिए था, या सोच लो टीवी नहीं लेते हैं, दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, हम प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे एक कोचिंग क्लास के लिए लैंड चाहिए थी। ठीक है, मैं गई, यहाँ पे मेरे पास है शाम। ठीक है, मैं शाम के पास गई, मैंने बोला मुझे लैंड चाहिए। शाम कहता ठीक है लैंड मिल जाएगी। तो जब लैंड डीड हुई ना, ये बनी हमारी लैंड डीड। ठीक है, उस पर मैंने जो साइन करने थे ना, वो कंपनी के नाम से साइन होने चाहिए थे, बट मैंने यहाँ पे इस डीड में अपने नाम पे साइन कर दिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया।
ये मैंने अपना नाम नहीं दिया, बट ये जो मैंने अभी प्रॉपर्टी परचेज़ की ना, ये मैंने अपने नाम पे परचेज़ कर ली। अब ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई, ये कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। ठीक है, समझ रहे हो? कंपनी और पर्सन अलग अलग पर्सन है। ये जो पर्सन है वो अलग है और कंपनी अलग है। कंपनी अपने नाम पे अपनी प्रॉपर्टी खरीदती है, वो मेंबर्स के नाम पे ली हुई प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, इसमें एक केस लॉ था जो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे पास बेटा ऐसे केस लॉ था, मैं आपको केस लॉ का नाम वगैरह नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ऐसे एग्जांपल समझाती हूँ। ठीक है, उसे आप एज ए एग्जांपल लेके चलो। अभी ऐसे ये है हमारे पास मेघा। ठीक है, उसकी ना एक कंपनी है मेघा लिमिटेड। ठीक है, ये ना वुड कंपनी है। ओके, वुड कंपनी है इसकी, सारा वुड का सामान रहता है इसमें, जो भी फर्नीचर वगैरह बनाती होगी वुड का। ठीक है, वो कंपनी है हमारे पास। अब इसने सोचा कि ये जो हमारे पास सामान है, ये सारा वुड का सामान रहता है, ये तो कभी भी इसके ऊपर आग लग सकती है, मेरा सामान तो ख़राब हो सकता है, यहाँ तो खतरा है, तो इसकी तो हमें करवानी पड़ेगी इंश्योरेंस, है ना। तो ये गया मेघा गई इंश्योरेंस कंपनी के पास। ये गई इंश्योरेंस कंपनी के पास गई मेघा। ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती है, उन्हें बोलती है कि हमारा सारा वुड का सामान है, आप इसकी इंश्योरेंस करके दे दो। इंश्योरेंस कंपनी कहती है ओके, हम तो इंश्योरेंस कर देते हैं, आप हमारे पास पेपर्स बनवा लो। जब यहाँ पे बनते हैं पेपर्स, ये जो पेपर्स बनते हैं ना, इसके ऊपर जब साइन करने को कहा जाता है ना मेघा को, तो यहाँ पे वो साइन पता है कैसे कर देती है? यहाँ पे वो लिख देती है मेघा। उसे क्या लिखना चाहिए था? मेघा लिमिटेड, है ना। उसने अब कंपनी के सामान की इंश्योरेंस करवाई, बट उसने लिखा क्या? अपना नाम लिखा। वो कहती है कि कंपनी तो मेरी है ना, कंपनी मेरी है, तो मैं अपने नाम से साइन करूँ किसी और के नाम से साइन करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तो उसने अपने नाम से साइन कर दिया। यहाँ पे लिख दिया मेघा, मेघा लिमिटेड लिखना था, लिख दिया मेघा, क्योंकि वो कह रही है, वो सोच रही है कि कंपनी तो मेरी है, मैं साइन करूँ अपने नाम से करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ना यहाँ पे इसकी कंपनी में लग जाती है आग, सारा सामान इसका हो जाता है ख़राब। ये जाती है इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम मांगने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी पूरे पेपर्स देखती है और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने को मना कर देती है। वो कोर्ट में जाती है, मेघा को गुस्सा आता है कि मेरे को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे रही है। मेघा जाती है कोर्ट में, और कोर्ट में डिसीजन आता है कि फिर कोर्ट में ना जब केस लड़ रहे होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले अपने जब साइड रखते हैं उनके लॉयर्स, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं कि जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसने मेघा के नाम से कॉन्ट्रैक्ट किया, कंपनी ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, हमारे साथ तो इस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये पर्सन किसी और के सामान का इंश्योरेंस कैसे करवा सकता है? तो कोर्ट का भी डिसीजन यही रहता है कि मेघा और उसकी कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। मेघा और कंपनी सेम पर्सन नहीं है। मेघा लिमिटेड अलग पर्सन है, मेघा अलग पर्सन है। तो मेघा को जब यहाँ पे साइन करने थे तो उसे मेघा लिमिटेड करके साइन करते, तो ये कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होता। बट अब ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो मेघा ने अपने नाम से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। ये आपकी एग्जाम्पल थी सेपरेट लीगल एंटिटी की। ठीक है, सेपरेट प्रॉपर्टी की नहीं अभी मैंने दी, अभी मैंने सेपरेट लीगल एंटिटी की दी है। ये हमारी एग्जांपल थी सेपरेट लीगल एंटिटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पर्सन और कंपनी को हम अलग अलग ट्रीट करते हैं, और इसी से आप सेपरेट प्रॉपर्टी भी समझ सकते हो कि कंपनी के पास अलग से राइट रहता है अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का। जो कि मैंने एग्जांपल बताई थी वो प्रॉपर्टी वाली, कि अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदने जानी है तो आप मेघा लिमिटेड अपनी प्रॉपर्टी खरीदेगी, वो मेघा के नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगी। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, सेल कर सकती है, प्रॉपर्टी को इंजॉय कर सकती है अपने ओनर से अलग रहकर। ठीक है, आई होप आपको 2 पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन सी। अब मैंने आपको ये तो बोल दिया कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, बट अब जब मैंने ये भी बोला कि सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, मतलब कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकती है। तो अब कंपनी के पास हाथ तो है नहीं कि कंपनी जाके खुद साइन करेगी, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगी, तो कंपनी कैसे करेगी साइन? तो उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट आया है
कॉमन सील का। कॉमन सील मतलब सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए जो कंपनी के साइन होते हैं ना, उसे हम कहते हैं कॉमन सील। अब कंपनी के पास हम हाथ तो है नहीं कि वो खुद साइन कर देगी, तो इसके लिए एक सील होती है, ये सील होती है। सील आपने देखी होगी कैसी होती है, नहीं भी देखी है तो गूगल सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा सील कैसी होती है। तो उस सील को हम कहते हैं, वो सील होती है कॉमन सील, जिसे हम कंपनी के साइन कहते हैं। ठीक है, अब ना पहले तो हर टाइप की कंपनी को कॉमन सील रखना ज़रूरी था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो आपके पास कॉमन सील होनी बहुत ज़रूरी है। बट 2015 में इसके अंदर एक अमेंडमेंट लाई उन्होंने क्या बोला है, कॉमन सील इज़ ऑप्शनल। 2015 में उन्होंने बोल दिया कि कॉमन सील रखना आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहो तो कॉमन सील रखो, नहीं चाहो तो ना रखो। अच्छा मैम, अब उन्होंने कॉमन सील ऑप्शनल कर दिया तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कैसे करेगी? अब क्या कंपनी के हाथ निकल आएंगे? नहीं, कंपनी के अभी भी हाथ नहीं निकल के आएंगे। अब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में कैसे एंटर करेगी? जिनके पास तो कॉमन सील है वो तो अपनी कॉमन सील यूज़ करो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, बट जिनके पास कॉमन सील नहीं है उन्हें क्या करना है, उन्हें डायरेक्टर के साइन करवाने हैं प्लस कंपनी सेक्रेटरी के साइन करवाने। अच्छा, यहाँ पे ना एंड दिए रखा है और मैंने इसे हाईलाइट भी कर रखा है। मुझे आपको एंड और इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। मेरे को इन दोनों वर्ड का डिफरेंस आपको हाईलाइट करवाना है। अभी पहले हम अपना प्रोविज़न समझते हैं, उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, अब अभी आप इस एंड वर्ड को भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है साइन ऑफ ए डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी। आपको कम से कम 2 डायरेक्टर के साइन करवाने हैं इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनी, और जहाँ पे आपकी ओपीसी है, ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी, वहाँ पे तो लिखा ही है ना 1 पर्सन कंपनी, मतलब एक आदमी की कंपनी। तो उस केस में तो बंदा ही जब एक है तो डायरेक्टर भी तो एक होगा ना, तो वहाँ पे आप 2 डायरेक्टर्स के कैसे साइन करवा लोगे? तो इसीलिए ओपीसी के केस में आपको 1 डायरेक्टर के साइन करवाने हैं, बट बाकी कंपनीज़ के केस में आपको एटलीस्ट 2 डायरेक्टर के साइन करवाने हैं, प्लस आपको एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन करवाने हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो माना जाएगा कि आपने कॉमन सील वाली प्रोविज़न अप्लाई की है। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया कि कॉमन सील ऑप्शनल है। जिनके पास कॉमन सील है वो कॉमन सील यूज़ करो, जिनके पास कॉमन सील नहीं है वो कम से कम 2 डायरेक्टर का साइन करवा लो प्लस कंपनी सेक्रेटरी का करा लो। अगर आपकी ओपीसी है, आप 1 डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी का साइन करवा लो। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है एंड और में। देखना, पूरी गेम ही पलट दूंगी मैं एंड और का डिफरेंस। जिसे तो पता है तो वेल एंड गुड है, बट जिसे नहीं पता है तो लॉ की इंटरप्रिटेशन के लिए एंड और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास एंड, एक होता है हमारे पास और। अब एंड और में क्या डिफरेंस है बेटा? जहाँ पे वर्ड आ जाए ना एंड मतलब आपको 2 कंडीशंस दे रखी हैं, आपको वो दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको और दिया है, इन दोनों के बीच में अगर आपको और दिया है तो मतलब या तो इसे फुलफिल कर दो या तो इसे फुलफिल कर दो, जिसे भी फुलफिल कर सकते हो कर दो। और में आपके पास ऑप्शन आ सकती है इन दोनों में से एक, बट जहाँ पे आपको एंड दिया ना, एंड पे आपको दोनों को ज़रूरी है फुलफिल करना। ठीक है, यहाँ पे मैं ना आपको एंड और की कहानी समझाने के लिए ना एक एग्जाम्पल लेती हूँ, दाल और रोटी की। ठीक है, इसे अच्छे से समझना है इस एग्जाम्पल को, दाल और रोटी की। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास 2 थाली, एक है और एक ये। ठीक है, 2 थालियाँ पड़ी हुई हैं, इसमें मेरे पास है दाल और इसमें मेरे पास है रोटी, और यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे एक है थाली और यहाँ पे एक थाली है, इसमें भी मेरे पास है दाल, इसमें भी मेरे पास है दाल। ठीक है, जहाँ पे आपको एंड दिया ना वहाँ पे मतलब आपको दाल और रोटी दे रखी है। जहाँ पे आपको एंड दिख जाए मतलब वहाँ पे आपको दाल और रोटी दे रखी है। अब देखो, दाल और रोटी क्यों बोल रही हूँ मैं? जब आपके पास दाल और रोटी है तो आपको ये दोनों चीज़ें उठा के खानी है ना। दाल और रोटी दोनों खाओगे, एक चीज़ थोड़ी ना खाओगे, दोनों चीज़ खाओगे। रोटी को दाल लगा के फिर खाओगे ना। तो दाल एंड रोटी दोनों ही ज़रूरी है। तो मतलब जहाँ पे एंड आ जाए वहाँ पे ये दोनों चीज़ें ही ज़रूरी है, दाल भी चाहिए रोटी भी चाहिए। तो एंड आ जाए तो वहाँ पे समझ लेना दाल रोटी है, मतलब आपको दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं। बट जहाँ पे और आ जाए तो वहाँ पे समझ लेना आपके पास दाल है। अब 2 दाल दे रखी हैं, आप इन 2 दाल में से एक दाल चूज़ करके खाओगे ना, दोनों दाल थोड़ी खा लोगे।
तो जहाँ पे और आ जाए वहाँ पे आपको समझना है कि आपके पास दाल है, बट जहाँ पे आपके पास एंड आ जाए वहाँ पे आपको दाल और रोटी लेके चलना है। मतलब एंड आ गया तो दोनों कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है, और आ गया तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, एक दाल आपको उठानी है। आई होप इस दाल और रोटी के एग्जाम्पल से आपके दिमाग में एंड और का कंसेप्ट, इन दोनों का कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में रहेगा, व्हाट इज़ एंड व्हाट इज़ और। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें दे रखा था एंड और यहाँ पे दे रखा था और, है ना। यहाँ पे उन्होंने दिया था साइन ऑफ डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, मतलब इन दोनों के साइन करवाने पड़ेंगे, एक है दाल और एक है हमारे पास रोटी, मतलब दोनों के साइन लगेंगे, साइन ऑफ डायरेक्टर और साथ में लगेगा साइन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, दोनों के साइन करवाने पड़ेंगे क्योंकि बीच में एंड दे रखा है, दोनों करना ज़रूरी है। बट यहाँ पे दे रखा है और में क्या लिखा है, 2 डायरेक्टर के करवाओ या 1 डायरेक्टर के करवाओ, ये भी दाल है ये भी दाल है, 2 डायरेक्टर के करवाओ या 1 डायरेक्टर के करवाओ, पर 1 डायरेक्टर के कहाँ, ओपीसी के केस में आप 1 डायरेक्टर के करवा लो। ठीक है, समझ आया आपको एंड और का डिफरेंस। अभी आगे जाके और ये एंड और यूज़ होगा, मैं आपको फिर से एक बार फिर से बताऊंगी एंड और में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने अभी कॉमन सील का कंसेप्ट पढ़ा था। कॉमन सील में हमने पढ़ा था कि कॉमन सील मतलब सिग्नेचर ऑफ ए कंपनी, और ये अमेंडमेंट एक्ट के आने की वजह से ये हमारे पास ऑप्शनल हो गई है। जिसके पास तो कॉमन सील है वो कॉमन सील यूज़ कर लो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, जिसके पास कॉमन सील नहीं है वो डायरेक्टर के साइन करवा लो प्लस कंपनी सेक्रेटरी के साइन करवा लो। कितने डायरेक्टर के साइन करवाने हैं, 2 डायरेक्टर के, बट अगर आपकी ओपीसी है उस केस में आप 1 डायरेक्टर का साइन भी करवा सकते हो। अभी हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में क्या बोला है, द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट फॉर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब जो ना हमारे पास शेयर्स होते हैं ना कंपनी के, वो शेयर्स ना ट्रांसफरेबल होते हैं, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट ना मैं आपको बाद में समझाऊंगी, जब आपको वो टाइप्स ऑफ कंपनी समझाऊंगी, उसमें प्राइवेट कंपनी समझाऊंगी ना, उसमें आपको समझ आएगा ये वाली लाइन क्या बोलना चाह रही है। अभी आप इतना समझो, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब कि जो कंपनी के शेयर्स होते हैं ना वो हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है, ठीक है, ये रिलायंस इंडस्ट्री का मेरे पास शेयर है, ये सोचो मेघा के नाम पे है शेयर रिलायंस इंडस्ट्री का, बट ये शेयर मैं ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ मीनू को, मैं ये मीनू को शेयर ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, तो मैं फ्रीली इसे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेरे को पहले कंपनी के पास जाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा कि भाई मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूँ, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप फ्रीली जब आपका मन चाहे, जिसको मन चाहे आप ये शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैं मेघा को शेयर, मीनू को शेयर दे दूँगी और मेघा उसके बदले उससे पैसे ले लेगी, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो कंपनीज़ के केस में शेयर्स आप फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में रिस्ट्रिक्शन होती है शेयर ट्रांसफ़र करने की, वो आपको प्राइवेट कंपनी का जब कंसेप्ट आएगा उसमें समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी टू स्यू और टू गेट स्यूड, मतलब कि कंपनी अपने नाम पे किसी के ऊपर केस कर सकती है और कोई इंसान कंपनी को उसके नाम पे केस कर सकता है, ना कि उसके मेंबर्स के नाम पर। अब ये है मेरे पास मेघा, उसकी कंपनी है मेघा लिमिटेड, ठीक है। अब इसने ना किसी कस्टमर को बेचे शूज़, सोचो इसकी शूज़ कंपनी है, इसने किसी कस्टमर को बेचे शूज़ थे ख़राब, वो शूज़ ख़राब थे, कस्टमर को आ गया गुस्सा, भाई इसने मेरे को डिफेक्टिव माल बेचा, तो कस्टमर ने जाके ना मेघा के ऊपर केस कर दिया। अब जब कोर्ट में ये केस गया तो उन्होंने बोला भाई तेरा तो केस ही गलत है, तो मेघा के ऊपर क्यों केस कर रहा है, मेघा ने तेरे को डिफेक्टिव सामान नहीं बेचा, तेरे को कंपनी ने डिफेक्टिव सामान बेचा, तो कंपनी के ऊपर केस कर, कंपनी के नाम पे केस कर। तो वही बोल रहे हैं कि कंपनी को आप स्यू कर सकते हो और कंपनी आपको भी स्यू कर सकती है, मेंबर्स नहीं स्यू करेंगे, कंपनी आपको स्यू कर सकती है एंड आप भी कंपनी को स्यू कर सकते हो, बट मेंबर को नहीं। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट परपेचुअल सेसेशन, members may come, members may go, the company stay intact only when company is formally dissolved, then it is said that company came to an end। members आते जाते रहते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास रिलायंस कंपनी है, इसका जो शेयर होल्डर्स हैं वो कितने शेयर होल्डर्स होंगे, उसमें से कितने शेयर होल्डर्स मर गए होंगे, तो मेंबर्स तो आते जाते रहते हैं। ये नहीं है कि ये मेघा लिमिटेड है, ये मेघा की कंपनी है, ठीक है, मेघा लिमिटेड है,
ये मेघा की कंपनी है, मेघा जाती है मर, ठीक है। तो ये नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं, कंपनी तो वैसे चलती रहेगी। उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रहे होंगे, जो भी उसके होंगे हायर्स वगैरह, वो कंपनी को संभालेंगे, वो बात की बात है। बट कंपनी तो चलती रहेगी ना, कंपनी बंद नहीं होती। कंपनी को कानून बनाता है, लॉ बनाता है, तो लॉ ही कंपनी को ख़त्म कर सकता है। जैसे हमें कौन बनाता है, हमें भगवान जी बनाते हैं, तो हमें भगवान जी ही ख़त्म कर सकते हैं, कोई और नहीं ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो जो बना रहा है वही तो ख़त्म करेगा ना। अगर कंपनी लॉ बना रही है तो लॉ ही तो ख़त्म करेगी, है ना। तो मेंबर्स के आने जाने से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, जैसे हम एक पर्सन है, हमारे भगवान जी हैं, जैसे कंपनी के भगवान जी कौन है, लॉ। तो लॉ डिसाइड करेगा कि कंपनी को कब स्टार्ट करना है और कब ख़त्म करना है। मेंबर के मरने जीने से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी। ये पॉइंट भी हम लेटर करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी में, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपनी इन द लेमन लैंग्वेज। हमने अपने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की डेफिनेशन अभी तक नहीं देखी है। उसके बाद हम फीचर्स ऑफ कंपनी कर चुके हैं, जिसमें हमने कौन कौन से फीचर्स किए, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी, कॉमन सील, उसमें एक अमेंडमेंट थी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कैपेसिटी टू स्यू और टू गेट स्यूड, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी। 7 पॉइंट्स कर चुके हैं हम अपने फीचर्स के। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं अपना कॉर्पोरेट वेल। व्हाट इज़ कॉर्पोरेट वेल, उसका मीनिंग, इफेक्ट्स, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जो भी कॉर्पोरेट वेल के रिलेटेड कंसेप्ट हैं वो सब अब हम करने वाले हैं। अभी क्या लिखा है, कॉर्पोरेट वेल के मीनिंग में बाय फिक्शन ऑफ लॉ अ कंपनी इज सीन एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। फिक्शन ऑफ लॉ मतलब लॉ की नज़रों में कंपनी को एक डिस्टिंक्ट एंटिटी की तरह देखा जाता है। मैंने आपको बोला था, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट बताया था कि सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी और उसके मेंबर्स दो अलग अलग पर्सन हैं। कंपनी लॉ की नज़रों में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, तो वही बोल रहे हैं कि कंपनी की नज़रों लॉ की नज़रों में कंपनी तो एक डिस्टिंक्ट एंटिटी रखती है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, but however it is an association of people who are ultimately the beneficial owner of the company। बट देखा जाए एक कंपनी है तो एसोसिएशन ऑफ पीपल ना, कुछ लोग होते हैं, 3 4 5 6 जितने भी लोग होते हैं इकट्ठे आते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, एसेट कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भी कंट्रीब्यूट करना होता है वही इस कंपनी को चलाते हैं। लॉ ने तो कंपनी को अलग बना दिया, बट है तो इन्हीं लोगों की कंपनी ना, यही चला रहे हैं ना, यही अल्टीमेटली इनके बेनिफिशियल ओनर है ना। कंपनी से जो भी प्रॉफिट लॉस होने वाला है इन्हें बेयर करना पड़ रहा है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि लॉ तो भले ही से अलग देख रहा है, बट असल में तो इसके बेनिफिशियल ओनर वो एसोसिएशन ऑफ पीपल ही हैं। तो आप कंपनी और उनके मेंबर्स को अलग अलग कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो ऐसा। दिस फिक्शन बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय अ वेल कॉल्ड एज कॉर्पोरेट वेल। कहते हैं ये जो फिक्शन है ना, जो कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में बनाई गई है, उन्हें दो अलग अलग पर्सन समझा गया है, वो कैसे किया गया है, एक कॉर्पोरेट वेल नाम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। कॉर्पोरेट वेल मतलब एक पर्दा। ये देखो, ये एक मेंबर है, ये उसकी कंपनी है, इन दोनों के बीच में एक पर्दा लगा देते हैं, कंपनी और उसके मेंबर को अलग अलग कर देते हैं, इसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट वेल, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि कंपनी और उसके मेंबर दो अलग अलग पर्सन हैं। तो जब कंपनी और उसके मेंबर को आप अलग अलग पर्सन बना रहे हो तो आप बना कैसे रहे हो, तो उसके लिए लॉ के द्वारा एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट वेल। उस वेल की वजह से कंपनी और उसके मेंबर्स को अलग अलग पर्सन माना गया है, इसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट वेल। आई होप आपको मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल समझ आ गया होगा। उसके बाद हमें देखना है एक केस लॉ है जिससे आपको कॉर्पोरेट वेल का मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इस केस लॉ में क्या होता है, सैल्मन वर्सेस सैल्मन कंपनी केस लॉ है। एक बिजनेस ओनर था सैल्मन, उसके ना अपनी एक कॉर्पोरेट सोल प्रोप्राइटरशिप था, लेदर मर्चेंट था वो, ठीक है। सैल्मन एक पर्सन था, वो अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस चलाता था, लेदर मर्चेंट था वो, ठीक है, नेचुरल पर्सन था। उसने ना क्या सोचा कि अब ना मैं अपने बिज़नेस को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये छोटे स्केल पे बिज़नेस सूट नहीं कर रहा, तो मैं थोड़ा बड़ा अपना लार्ज स्केल पे बिज़नेस लेकर जाता हूँ। तो उसने सोचा मैं अपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बिज़नेस को ना कंपनी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो कैसे कन्वर्ट किया उसने, अपनी जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस था ना, सबसे पहले उसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड बनाई उसने।
उसने उस कंपनी को अपना ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था ना, इस कंपनी को वो बिजनेस सोल्ड कर दिया। उसके बदले सैलमन को कंपनी से कुछ शेयर्स वगैरह मिले होंगे, ठीक है। तो क्या किया उसने, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, और अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस उस कंपनी को सोल्ड कर दिया। अब इस कंपनी में क्या क्या था, कुछ अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स थे, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए आपको पैसा तो चाहिए ना। तो इस कंपनी में कुछ अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स थे, मतलब आउटसाइड पार्टीज से पैसा उठाया था उसने 7,000 पाउंड्स। 7 सब्सक्राइबर्स थे, खुद था वो सब्सक्राइबर्स, मतलब जो जिसने उसके शेयर्स को सब्सक्राइब कर रखा था। एक तो खुद था, उसकी वाइफ थी, उसके 4 बेटे थे और डॉटर थी उसकी, यही थे उसके सब्सक्राइबर्स। समझ रहे हो, मतलब कि ये जो कंपनी है ना, ये है उसकी ही कंपनी है, मतलब उसके देखो सारे फैमिली मेम्बर्स ही बने हुए हैं ना, बट कंपनी और सैलमन तो अलग अलग सेपरेट पर्सन है ना। तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी ये केस लो के चलते चलते। तो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन था कंपनी का, वो खुद ही था, ठीक है। ये देखो, अभी ये कंपनी बनाई तो उसने, सैलमन ने अपनी कंपनी तो इनकॉर्पोरेट कर ली, पर सारी उसी के मेंबर्स हैं ना, सारी उसकी फैमिली मेंबर्स ही हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी वही हैं, शेयर होल्डर्स भी वही हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी वो खुद ही है। तो क्या हुआ, इसका बिजनेस चल रहा था, बड़ा सही चल रहा था। जनरल ट्रेड डिप्रेशन आया, सारा उसका बिजनेस लॉस में जाना शुरू हो गया, तो उसे अपनी कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ा। लिक्विडेट मतलब अपनी कंपनी को बंद करना पड़ा। लिक्विडेट करने के बाद उसके पास सिर्फ 6,000 पाउंड्स ही बचे थे, ज़्यादा पैसे उसके पास नहीं बचे हुए थे। अब देखो, इस 6,000 पाउंड्स के साथ उसे अपनी सारी लाइबिलिटीज़ पूरी करनी थी। अभी उसके पास अनसिक्योर्ड डिबेंचर ही 7,000 पाउंड्स के थे, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ तो थी जो उसकी, वो ही अकेली 7,000 की थी उसके पास पैसे सिर्फ 6,000 बचे थे, और बाकियों को भी तो पैसे मिलने हैं, यही सिर्फ 7,000 था। इनको भी तो पैसे मिलने चाहिए, शेयर होल्डर्स को भी तो पैसे मिलते हैं ना, भले उसकी फैमिली है पर शेयर होल्डर्स तो है ना, शेयर होल्डर्स को पैसे तो मिलेंगे। तो ना ये इसकी कंपनी लिक्विडेट होगी, इसके पास बचे सिर्फ 6,000 पाउंड्स। तो ना सैलमन के पास ये सारे जो भी आउटसाइडर क्रेडिटर्स थे 7,000 पाउंड्स वाले, वो सैलमन के पास जाते हैं। सैलमन को कहते हैं कि भाई देख, ये जो कंपनी है तो तेरी कंपनी ना, सारे तेरे ही फैमिली मेम्बर्स इसके सब्सक्राइबर्स हैं, तो तू ऐसा कर, सबसे पहले तू हमारा पैसा दे दे, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो तू अपने घर पे ले जाए शेयर होल्डर के नाम पे, बट सबसे पहले तू हमारा पैसा दे, क्योंकि कंपनी एक हिसाब से तेरी ही है। सैलमन को ये बात पसंद नहीं आती, कहता क्यों भाई, कंपनी मेरी है, पर लॉ की नज़रों में देखो कंपनी और उसके मेंबर अलग अलग पर्सन होते हैं, तो मुझे भी नॉर्मल मेंबर की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो सैलमन चला जाता है कोर्ट में ये बात लेके, ठीक है। तो कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, कोर्ट कहती है कि सैलमन एकदम सही बोल रहा है, कंपनी और उसके मेंबर को सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट आता है जिससे कंपनी और उसके मेंबर को अलग अलग किया जाता है। जैसे आप आउटसाइड क्रेडिटर्स हैं, उसी तरह ये मेंबर्स को भी देखा जाएगा, सबको जिस सीक्वेंस में पैसा मिलना चाहिए उसी सीक्वेंस में पैसा मिलेगा। ये नहीं है कि सैलमन की कंपनी को सैलमन को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट, सैलमन वर्सेस सैलमन केस लो था, जिसमें कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि कंपनी और उसके मेंबर सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप डिसीजन एक बार पढ़ लेना, रीडेबल पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल में क्या बोला है, ओनली द कंपनी इज लाइबल फॉर द एक्ट्स एंड डिफॉल्ट्स done in the name of the company even though the same is committed by its members, directors, officers and employees। क्या बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट होने की वजह से ये जो पर्दा लगाया है हमने मेंबर और कंपनी के बीच में, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उसकी वजह से हो क्या रहा है आखिरकार। तो क्या कह रहे हैं कि इस कॉर्पोरेट वेल की वजह से कंपनी और उसके मेंबर्स को अलग अलग कर दिया गया है। अब जो काम कंपनी के नाम पे हुआ है उसके लिए कंपनी ही लाइबल रहेगी, भले ही वो काम उसके डायरेक्टर्स, ऑफिसर, एम्प्लॉयज़, मेंबर्स किसी ने भी किया हो, बट वो कंपनी के नाम से काम हुआ है तो कंपनी ही उसके लिए लाइबल रहेगी, कोई भी मेंबर उसके लिए पर्सनली लाइबल नहीं रहेगा। ये है हमारे कॉर्पोरेट वेल होने की वजह से ये इफेक्ट पड़ रहा है, समझ गए। अब ना ये देखो, अभी कॉर्पोरेट वेल की वजह से ना काफ़ी फ्रॉड हो सकते हैं। अब देखो, जैसे सैलमन था, हम वहाँ पे हम सैलमन की जगह एक पर्सन ले लेते हैं, अभी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं मेघा, ठीक है। इसकी ना कंपनी है मेघा लिमिटेड। इसने क्या किया,
इसके पास इसका ना शू बिज़नेस था, ठीक है। इसके पास कस्टमर्स आए, उसने ना उन कस्टमर्स को डिफेक्टिव पीस सप्लाई कर दिए, डिफेक्टिव सामान दे दिया कस्टमर को। टूटे हुए शूज़ थे, ख़राब थे, पानी में नहीं जा सकते, पानी में जाते ख़राब हो गए। इसने ना ये बोला कि शूज़ इतने बढ़िया क्वालिटी के कि पानी में जाओगे ना शूज़ फिर भी नहीं टूटेंगे। तो कस्टमर ने वो उतना प्राइस पे करके शूज़ ले लिए, पर जब वो पानी में गए तो उनके शूज़ टूट गए। तो ये वापस आए मेघा के पास वापस आए, कहते आपने तो हमें ख़राब शूज़ सप्लाई किए, आपको हमें डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। बट मेघा कहती है कि मैंने आपको ख़राब शूज़ नहीं सप्लाई किए, ख़राब शूज़ तो कंपनी ने आपको सप्लाई किया। आप कंपनी के ऊपर केस करो भाई, मेरे को आके कुछ मत कहो। अब ये तो मेघा तो कॉर्पोरेट वेल का गलत फ़ायदा उठा रही है, ख़राब शूज़ इसने सप्लाई किया और कंपनी का नाम लगा रही है, तो कॉर्पोरेट वेल का गलत फ़ायदा हो गया ना। तो इसलिए कह रहे हैं कुछ केसेस में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब कॉर्पोरेट वेल के पर्दे को उठा दिया जाता है और कंपनी और मेंबर को एक ही पर्सन माना जाता है। कौन कौन से केसेस है वो हम देखेंगे अब। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मतलब इट सिंपली मीन्स टू इग्नोर द सेपरेट एंटिटी ऑफ कंपनी की सेपरेट एंटिटी को हमें इग्नोर करना है एंड पे रिगार्ड टू द एक्चुअल पर्सन बिहाइंड द वेल के पीछे जो एक्चुअल पर्सन्स हैं हमारे पास, उन्हें हमें एज अ कंपनी ट्रीट करना है, ठीक है। पर्दा उठा के कंपनी के पीछे जो असल पर्सन काम कर रहे हैं ना, फ्रॉड कर रहे हैं, उन्हें पकड़ो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द कोर्ट विल लुक बिहाइंड द कॉर्पोरेट एंटिटी। जो कॉर्पोरेट एंटिटी है ना हमारे पास, कॉर्पोरेट वेल है, उसके पीछे देखता है कोर्ट जाके, उस पर्दे को उठा के उसके पीछे देखता है एंड टेक डिसीजन एज इफ एंटिटी डज नॉट एग्जिस्टेड, और ऐसे डिसीजन लेता है जैसे कोई एंटिटी एग्जिस्ट ही ना करती हो। When the court breaks the corporate veil, this principle is called as lifting off or piercing of corporate veil. जब कोर्ट कॉर्पोरेट वेल के पर्दे को ब्रेक कर देती है, उसे उठाती है, उसे लिफ्ट करती है, उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इजी कंसेप्ट था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अब मेन चीज़ आ रही है सिचुएशंस वेयर कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड। ऐसी कौन कौन से सिचुएशंस हैं जिसमें हमें कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करनी होती है। सबसे पहली सिचुएशन है टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट डिसोबे द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, देयरफॉर द पर्सन एट फॉल्ट शुड बी आइडेंटिफाइड। इसका केस लो है। सबसे पहले हम केस लो देखते हैं, फिर हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आएगा। ज्योति लिमिटेड एंड कंवलजीत कौर भासिन केस लो। इसमें क्या हुआ था, एक फर्म थी, ज्योति लिमिटेड नाम की फर्म थी, जिसके 2 पार्टनर्स थे। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था एक बायर के साथ कि उन्हें 2 फ्लोर्स सेल करने थे किसी भी बिल्डिंग के। कोई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, उसके 2 फ्लोर उन्हें सेल करने थे, बायर के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। कुछ टाइम बाद अब ना इस फर्म को कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना था, उसे अपने जो 2 फ्लोर थे वो सेल नहीं करने थे। कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी उसे कोई और अच्छा बायर मिल गया हो जो और ज़्यादा प्राइस पे कर रहा हो, बस उन्हें ना ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना था, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। बट ये बायर को अब अच्छा नहीं लगा। वो कहता कि आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मेरे को सेल करोगे, तो अभी मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए फ्लोर। तो ये जाता है कोर्ट के पास अपील करने कि ऐसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पर अभी ये मुझे फ्लोर सेल करने से मना कर रहे हैं। तो कोर्ट ऑर्डर देता है, जब तक हमारी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, रेस्ट्रेन टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू एनीबडी। आप ये प्रॉपर्टी है ना, ये जो 2 फ्लोर हैं, ये किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो जब तक लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने क्या इन्होंने सोचा कि कंपनी और उसके मेंबर्स को अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है ना, तो हम ऐसा करते हैं, हम एक प्राइवेट कंपनी फॉर्म करते हैं, वो हम अपनी ये 2 फ्लोर ना उस प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। इन्होंने सोचा कि ये जो कॉर्पोरेट वेल है ना, इसका हम उठाते हैं फ़ायदा, कंपनी एक बनाते हैं, हम प्राइवेट कंपनी एक बनाते हैं, पर ना हम अपनी जो प्रॉपर्टी है ना इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर आगे कंपनी जो मर्जी करे, हमें कोई लेना देना नहीं है, कंपनी के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स होगी, हम तो इसका फ़ायदा उठा लेंगे। इन्होंने ऐसे ही किया, इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बनाई, उस कंपनी को ये 2 फ्लोर ट्रांसफ़र कर दिए, फिर इस कंपनी ने आगे किसी और बायर को वो फ्लोर्स सेल कर दिए, ठीक है। तो ये केस जाता है कोर्ट में। इस बायर को जब पता चलता है तो उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है, तो वो कोर्ट में जाके बोलता है कि सर आपने बोला था कि आपको ये प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र नहीं करनी है, पर इन्होंने तो प्रॉपर्टी बेच दी है। तो जब कोर्ट में ऐसे अपील चल रही होती है ना, तो ये ज्योति लिमिटेड के जो 2 पार्टनर्स थे ना, ये अपील रखते हैं कि देखो कॉर्पोरेट वेल अगर देखी जाए तो मेंबर्स और उसकी कंपनी अलग अलग पर्सन होती है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो आपके ऑर्डर का मान रखा, बट ये जो बदमाश कंपनी है
है ना, इसने आगे प्रॉपर्टी सेल कर दी है, 2 फ्लोर सेल कर दिया, हमारी कोई गलती नहीं है। तो कोर्ट कहती है अच्छा तो चालाक बन रहा है, इस केस में तो हम कॉर्पोरेट वेल को उठा देंगे, ठीक है। तो इस केस में कॉर्पोरेट वेल उठा के फिर डिसीजन लिया जाता है। मतलब कि जब आपको कोई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है तो आपको उस डिसीजन को मानना ही पड़ेगा। आप कोर्ट के डिसीजन को मना नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो। जब भी आप कोर्ट के डिसीजन को तोड़ोगे, चाहे कंपनी का सहारा लेके तोड़ो, तो उस केस में आपकी कॉर्पोरेट वेल उठा दी जाएगी और मेंबर्स को सजा दी जाएगी। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट डिसोबे द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब देखो, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, वो कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे कैसे कर सकती है? उसमें तो दिमाग ही नहीं है ना कि हम कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे करते हैं, चालाकी करते हैं। कंपनी नहीं कर सकती है, ये मेंबर का ही दिमाग हो सकता है। इसीलिए एकदम वाजिब है कि कॉर्पोरेट वेल इस केस में उठा दी जाए, है ना, एकदम लॉजिक वाली बात है। वही बोल रहे हैं कि एक कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है ना, वो कभी भी कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे नहीं करती है, उससे मेंबर्स करवाते हैं कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे। इसीलिए देयरफॉर द पर्सन एट फॉल्ट शुड बी आइडेंटिफाइड। इससे जो रियल पर्सन ने गलती की है ना, उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉर्पोरेट वेल को उठा के, ठीक है। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वेयर द कंपनी एक्ट एज एन एजेंट ऑफ शेयर होल्डर। When the company is established merely to work as an agent of shareholder and there is no other objective, then the court will disregard the corporate veil। जहाँ पे कंपनी सिर्फ इसी वजह से बनाई गई है कि बस वो शेयर होल्डर के डिसीजन को ही मानती है ना। देखो, कंपनी आपने बनाई, ऐसे मेघा थी, मेघा ने बनाई मेघा लिमिटेड, ठीक है। इसने क्या किया, इसने जो कंपनी बनाई है ना, जो ये अकेली है, कोई और शेयर होल्डर भी नहीं है, 3-4 शेयर होल्डर नहीं है, कोई मीटिंग नहीं बैठती, सारे बंदे मिलके। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, मीटिंग बैठती है, नोटिस जाता है पहले मीटिंग का, बहुत लंबे प्रोसीजर्स होते हैं, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में पता चलेगा, और उस अकॉर्डिंग लीगली डिसीजंस लिए जाते हैं सारे। बट इसने, मेघा ने कंपनी बनाई है ना, जो ये खुद कहती है ना वही होता है कंपनी में, कोई और शेयर होल्डर ही नहीं है, ये अकेली है, डायरेक्टर भी यही है, शेयर होल्डर भी यही है, सारा पैसा इसी का लगा हुआ है, जो ये कहती है ना वही करती है कंपनी, मतलब कि, है ना, क्योंकि इसे तो किसी और की सलाह लेनी नहीं है, अकेली है। तो ये जो कंपनी है मेघा लिमिटेड, वो सिर्फ एज ए शेयर होल्डर के कठपुतली की तरह वर्क कर रही है ना, उसके इशारों पे नाच रही है। तो इस केस में अगर कोई आपने फ्रॉड किया है तो आपकी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाएगा और कंपनी और उसके मेंबर को एक पर्सन माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। इसका भी हम सबसे पहले केस लो देख लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू का। इसमें क्या है हमारे पास, जस्ट वेट अ मिनट, मिस्टर दिंशा पैटेट का केस लो है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू मतलब कि आपके पास ना रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ रहा था, आपको ना टैक्स से बचना था, तो इसीलिए आपने ना अपने यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू नहीं, यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स आएगा, इसे मैं ठीक कर दूंगी बाद में। वेयर द कंपनी इज़ फॉर्म्ड टू इवेड टैक्स, मतलब टैक्स चुराने के लिए आपने अगर कंपनी बनाई है ना, तो उस केस में भी आपके कॉर्पोरेट वेल को उठा देंगे। इसमें केस लो में क्या हुआ था, जो मिस्टर दिंशा था ना, इसे ना किसी कंपनी में इसने इन्वेस्ट करके रखा था, वहाँ से इसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, मतलब जो डिविडेंड आता था कंपनी से, बहुत ज़्यादा डिविडेंड आता था। तो वो जो डिविडेंड था ना, इसे टैक्सेबल हो जाता था। मान लो कि इसे डिविडेंड आता था 6 लाख, तो वो 6 लाख ना इसे टैक्सेबल हो जाता था दिंशा को। तो इसने ना टैक्स बचाना था, इसे इतना टैक्स नहीं था पे करना, तो इसने क्या किया, इसने ना कंपनी बनाई, 4 कंपनीज बनाई, एक भी नहीं 4 कंपनीज बनाई। उस कंपनी जो 4 कंपनीज थी ना, इसका कोई बिजनेस नहीं था, मतलब नॉर्मल कंपनीज तो होती है ना, उनका कोई बिजनेस होता है, कुछ ना कुछ काम करती हैं, बट ये कंपनी तो उसने टैक्स चुराने के लिए बनाई थी, तो बिजनेस कहाँ से होगा, कंपनी का कोई बिजनेस नहीं था। नो कैपिटल एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर दिंशा, कोई कैपिटल भी नहीं थी कंपनी की, सिर्फ मिस्टर दिंशा ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। वो भी क्या इन्वेस्टमेंट थी मैं बताती हूँ आपको। मिस्टर दिंशा ने, ये थे मिस्टर दिंशा, ठीक है, ये थी कंपनी, इसमें इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था, तो इससे ना इन्हें ह्यूज अमाउंट डिविडेंड में आती थी, जो कि टैक्सेबल हो जाती थी। तो इन्होंने ना 4 कंपनीज बनाई, 1 2 3 4 कंपनीज बनाई, और ये जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी ना, इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट इन 4 कंपनीज को ट्रांसफ़र कर दी, थोड़ी थोड़ी करके इन 4 कंपनीज को ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट इनके पास चली गई, शेयर्स इनके पास चले गए, तो डिविडेंड भी फिर इन्हें ही आएगा, फिर इस कंपनी से इन्हें डिविडेंड आने लगा, है ना, इस कंपनी से इन्हें डिविडेंड आने लगा। मिस्टर दिंशा को नहीं आ रहा है, कंपनी को डिविडेंड आ रहा है।
तो अभी इसे अपने पैसे तो वापस लेने थे मिस्टर दिंशा को, तो इसने क्या किया, इन कंपनी, ये जो इसने 4 कंपनीज बनाई ना, इन कंपनी से एज अ लोन अपना पैसा ले लिया। ये जो 6 लाख आ रहे थे ना कंपनीज़ को, 4 कंपनीज़ को ये 6 लाख आ रहे थे, तो इसने वो 6 लाख वापस लिया। कैसे लिया मिस्टर दिंशा ने? एज अ लोन कह के, कि मतलब कंपनी ने मिस्टर दिंशा को लोन दे रखा हुआ है। बट ये जो लोन इसने कहा हुआ था ना तो इसने कभी इस लोन की रीपेमेंट की थी और ना ही कभी इस लोन पे इंटरेस्ट दिया था। तो मतलब केस के आप सर्कमस्टांसेस को देखो, आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि ये फ्रॉड करने के लिए 4 कंपनीज बना रखी हैं। कैसे समझ आ रहा है? देखो, ये 4 कंपनी का ना कोई बिजनेस है, ना कोई कैपिटल है, सिर्फ मिस्टर दिंशा की इन्वेस्टमेंट है, वो भी वही वाले शेयर्स हैं जिससे उसे ह्यूज डिविडेंड आ रहा था। और ऊपर से इसने ये लोन कह के पैसा लिया है और ना ही कभी वो लोन की रीपेमेंट करता है, ना ही कोई इंटरेस्ट देता है। तो इस कंपनी को तो केस करना चाहिए था मिस्टर दिंशा पे, पर इन कंपनीज ने मिस्टर दिंशा पे कोई केस भी नहीं किया हुआ है। तो साफ समझ आ रहा है ये जो 4 कंपनीज बनाई हुई हैं ना, ये फ्रॉड के लिए कंपनीज बनाई हुई हैं, टैक्स चुराने के लिए कंपनीज बनाई हुई हैं। तो ये जब कोर्ट में केस गया था तो वहाँ पे इसके बीच में ये जो कॉर्पोरेट वेल थी ना, ये जो कॉर्पोरेट वेल थी, ये कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया गया था और इन 4 कंपनीज़ को और मिस्टर दिंशा को एक ही पर्सन माना गया था। और ऐसा माना गया था कि जो अनदर कंपनी से डिविडेंड आ रहा था ना, वो डिविडेंड मिस्टर दिंशा के लिए ही आ रहा था और इसे बहुत हैवी टैक्स देना पड़ा था। ठीक है, यही पॉइंट था। वेयर द कंपनी इज फॉर्म्ड टू इवेड टैक्सेस, द कोर्ट लिफ्ट्स द कॉर्पोरेट वेल। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। The corporate veil is lifted in order to protect public policy and prevent the transaction affecting public policy। जहाँ पे आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो कि पब्लिक पॉलिसी को इफेक्ट करती है, उस केस में आपकी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टू डिटरमाइन द एनिमी कैरेक्टर। इसमें क्या बोला हुआ है, ऑल्दो द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका पहले केस लो ये देख लेते हैं। टू डिटरमाइन द एनिमी कैरेक्टर, ये है हमारे पास इसका केस लो, डेलमार कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल रबर कंपनी लिमिटेड। अच्छा, एनिमी कैरेक्टर का मतलब क्या है? 2 देश है ना, एक एनिमी होता है और एक फ्रेंड होता है ना, एलियन एनिमी एंड एलियन फ्रेंड होता है ना, 2 कंट्रीज़ के बीच में अगर आप ट्रांजेक्शन करें तो वही है। कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी थी, वो इंग्लैंड की कंपनी थी और जिसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स थे जर्मन। ठीक है, डेलमार कंपनी लिमिटेड भी इंग्लैंड की कंपनी ही थी, बट इसके जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स थे ना, ये इंग्लैंड के ही थे। ठीक है, कॉन्टिनेंटल टायर लिमिटेड बनी इंग्लैंड में थी बट मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जर्मन के थे। डेलमार कंपनी लिमिटेड इंग्लैंड की थी और इसके शेयर होल्डर इंग्लैंड के ही थे। तो ना इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसने इसे टायर्स सप्लाई किए थे और इसके बदले इसने पेमेंट करनी थी। बट पेमेंट के टाइम पे क्या बोली ये कंपनी, पेमेंट के टाइम पे क्या बोली, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो बिकॉज इफ़ वी लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल द कंपनी इज़ अ जर्मन कंपनी। देखो, इन दोनों के बीच में ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दोनों इंग्लैंड में बनी हुई है। आप कहोगे कि इंग्लैंड की कंपनी है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, जब इन्होंने ये टायर सप्लाई किए इसे, उस टाइम पे ना इंग्लैंड और जर्मन के बीच में वॉर चल रही थी। तो इंग्लैंड और जर्मन आपस में एलियन एनिमीज हुए ना, इंग्लैंड और जर्मन के बीच में चल रही थी वॉर, तो ये दोनों आपस में एनिमीज हुए ना। यहाँ पे लिखती हूँ मैं जर्मन, वेट अ सेकेंड, ये है हमारे पास जर्मन की कंपनी, है इंग्लैंड की कंपनी बट शेयर होल्डर्स जर्मन के हैं। ये है इंग्लैंड की कंपनी और शेयर होल्डर्स भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स इंग्लैंड के, एक आधा जर्मन को होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में जब कॉन्टैक्ट हुआ ना, जब इसने इसे टायर सप्लाई किए, उस टाइम पे इन दोनों के बीच, कंट्रीज़ के बीच में चल रही थी वॉर। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए एलियन एनिमीज़ हो गए ना। तो इन्होंने टायर तो सप्लाई कर दिए, जब पेमेंट का टाइम आया ना तो ये कंपनी पेमेंट करने से मुकर गई, कहती हम पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आप भले इंग्लैंड में फॉर्म हुए हो बट आपके सारे शेयर होल्डर्स जर्मन के हैं, तो एक हिसाब से आप जर्मन कंपनी हुए। अगर हम आपको इस टाइम पे पेमेंट कर देंगे, मतलब हम आपको पैसा देंगे, तो आप उसी पैसे से हथियार खरीद के, आपका देश उसी पैसे से हथियार खरीद के हमारे ऊपर अटैक करेगा और हमें तो हरा देगा ना, तो हम आपको पैसे क्यों दें। ये कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो एलियन के साथ क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है इसी वजह से, क्योंकि अगर हम आपको पेमेंट करेंगे आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। ऑफ कोर्स जब पैसे जा रहा है तो इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो आप उसी से हथियार खरीद पे हम पे हमला कर दोगे, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपने फाउंडेशन में पढ़ा है तो। वैसे मैंने आपको नॉर्मल सा लॉजिक भी बता दिया क्यों वॉइड होता है। ठीक है, तो ये केस जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट में
जर्मन कंपनी वाले, ये कंपनी थी इंग्लैंड में भले बनी थी, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, ये कहते हैं कि भाई देखो हम जर्मन कंपनी नहीं है, हम इंग्लैंड में फॉर्म हुए हैं, मतलब हम इंग्लैंड की कंपनी हुए। माना मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स जर्मन के हैं, बट जर्मन और शेयर होल्डर्स और कंपनी को तो अलग अलग माना जाता है ना। तो इस केस में कोर्ट कहती है कि जब हमें आपका एनिमी करेक्टर आइडेंटिफाई करना है कि आप एनिमी कंपनी हो कि नहीं हो, उस केस में कॉर्पोरेट वेल उठा दी जाएगी। भले आप इंग्लैंड में फॉर्म हुए हो, बट आपके मेंबर्स जर्मन के हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, तो पैसा तो जाएगा तो जर्मन में ही ना। तो इसीलिए हम कॉर्पोरेट वेल उठा देंगे और डिसीजन ऐसे देंगे जैसे कॉर्पोरेट वेल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इस केस में कॉर्पोरेट वेल उठा दी गई थी और डेलमार कंपनी जीत गई थी, इसे पेमेंट नहीं करना पड़ा था। यही लिखा है यहाँ पे, although the company is a separate legal entity, its affairs are managed by its members. Hence, to decide the enemy character, the corporate veil is lifted. This is so because contract with enemy is void ab initio. Next point है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए भी कॉर्पोरेट वेल उठा दी जाती है। इसका केस लो है जोन्स वर्सेस लिपमैन। जोन्स वर्सेस लिपमैन के केस में क्या हुआ था, मिस्टर जोन्स थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था अपनी लैंड को सेल करने का मिस्टर लिपमैन के साथ, ठीक है। मिस्टर लिपमैन की लैंड थी, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये मिस्टर जोन्स को अपनी लैंड सेल करेंगे। बट अब ना लिपमैन का मन नहीं है वो लैंड को सेल करने का। तो वही बात जो हमने वो ऊपर फॉर्म वाले केसों में पढ़ी थी। तो मिस्टर जोन्स को आता है गुस्सा, वो जाते हैं कोर्ट के पास, उन्हें बोलते हैं कि ये हमारी लैंड मुझे लैंड बेच नहीं रहा है। बट ना मिस्टर लिपमैन को पता चल जाता है कि ये तो जाने वाला केस में कोर्ट में केस लड़ने। तो इसने क्या किया, इसने ना दिमाग चलाया और इसने ना अपनी लैंड ट्रांसफ़र कर दी एक कंपनी को। एक कंपनी बनाई और उस कंपनी को अपनी लैंड ट्रांसफ़र कर दी। कंपनी की कैपिटल सिर्फ $100 की थी। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर वो खुद था और उसका एक क्लर्क था। तो इस केस के सर्कमस्टांसेस से भी आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि कंपनी जस्ट एक फ्रॉड करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि ना कोई ज़्यादा कैपिटल है, शेयर होल्डर भी वो खुद है और उसका क्लर्क है, और डायरेक्टर भी वो खुद है और उसका क्लर्क है। तो साफ दिख रहा है कि कंपनी फ्रॉड करने के लिए बनाई है। एक बार फिर से बताती हूँ, वही नॉर्मल सा केस है जो हमने ऊपर पढ़ा था। मिस्टर लिपमैन को अपनी लैंड सेल करनी थी जोन्स को, बट अब उसका मन नहीं कर रहा है। तो जोन्स को आया गुस्सा और उसने कर दिया स्यू। अब लिपमैन ने अपना चलाया दिमाग, उसने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी को अपनी लैंड ट्रांसफ़र कर दी। उस कंपनी की ना कोई कैपिटल है, शेयर होल्डर भी खुद है और डायरेक्टर भी खुद है। तो जब केस कोर्ट में जाता है तो मिस्टर लिपमैन कहते हैं कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना था पूरा, बट मैंने अपनी लैंड कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी हुई थी। तो कंपनी को मिस्टर जोन्स को लैंड बेचनी चाहिए थी, बट कंपनी ने तो किसी और को बेच दिया। अब मेरी कोई गलती नहीं है, आप कंपनी को पकड़ो। तो ऐसे केस में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दी जाती है ना, नॉर्मल सा केस था। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, वेयर एनी कंपनी इज फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ अ लेबर वेलफेयर देन द कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड। जब आपने लेबर के वेलफेयर के अगेंस्ट कोई काम किया है, उस केस में आपकी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाएगा। इसमें केस लॉ हुआ था वर्कमैन ऑफ एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। एक कंपनी थी एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, उसके बीच में और उसके वर्कमैन के बीच में केस हुआ था ये। तो इसमें क्या हुआ था, एसोसिएट रबर लिमिटेड थी एक कंपनी, ठीक है। वो उसने ना किसी और कंपनी में, एग्जाम्पल ले लो बी लिमिटेड थी, उसमें उसने इन्वेस्ट करके रखा हुआ था। वहाँ से उसे आता था ह्यूज डिविडेंड आता था, तो कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता था। अब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इस इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा है। कंपनी के वर्कर एकदम निकम्मे थे, वो कुछ ज़्यादा काम धंधा करते नहीं थे, तो प्रॉफिट तो इससे हो रहा था। तो केस में क्या होता है कि ना एक हमें एक एक्ट आएगा, बोनस एक्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके 20 से ज़्यादा वर्कर्स हो जाते हैं ना फैक्ट्री में, तो उस केस में आपको बोनस पे करना पड़ता है। ये हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना देख लो कि अगर आपकी कंपनी में 20 से ज़्यादा वर्कर्स हो जाते हैं तो आपको वर्कर्स को बोनस देना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा रहता है, एक लिमिट रहती है प्रॉफिट की, अगर उससे ज़्यादा, उस लिमिट से ज़्यादा, लेट्स से कि 2 लाख प्रॉफिट की लिमिट होती है, अगर आपका 20 लाख ले लो,
अगर आपका प्रॉफिट 20 लाख से ऊपर जाता है तो उस केस में अगर आपकी कंपनी में 20 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो आपको उन वर्कर्स को बोनस देना पड़ेगा। अब कंपनी के 20 से ज़्यादा वर्कर्स हो गए थे और उसका प्रॉफिट भी 20 लाख से ऊपर जा रहा था, लेट्स से उसका प्रॉफिट जा रहा था 22 लाख जा रहा था उसका प्रॉफिट, तो अब कंपनी को बोनस देना पड़ेगा वर्कर्स को। बट कंपनी को ना वर्कर्स को बोनस देना नहीं था, क्योंकि कंपनी को दिख रहा था कि ये जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो डिविडेंड की वजह से हो रहा है। इतना प्रॉफिट, वर्कर्स इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं कि हमें वर्कर्स की वजह से प्रॉफिट हो रहा है तो हम वर्कर्स को बोनस दें। तो कंपनी का दिल नहीं था वर्कर्स को बोनस देने का। तो उसने क्या किया, उसने ना दिमाग लगाया, उसने एक और कंपनी फॉर्म की, अपनी एक सब्सिडरी कंपनी थी उसकी, फॉर्म नहीं की इसमें कंपनी, उसकी ऑलरेडी एक सब्सिडरी कंपनी थी, एसोसिएट रबर कंपनी की ना एक सब्सिडरी कंपनी थी। उसने अपनी ये जो इन्वेस्टमेंट थी ना, ये जो इन्वेस्टमेंट थी बी लिमिटेड में, वो इन्वेस्टमेंट इस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी। अभी जो भी डिविडेंड था वो तो यहाँ से बी लिमिटेड से उसकी सब्सिडरी को आ रहा था, इसका प्रॉफिट गिर गया, इसका प्रॉफिट हो गया लेट्स से 15 लाख हो गया इसका प्रॉफिट। अब इसके ऊपर बोनस की प्रोविजंस नहीं लगती, इसका प्रॉफिट गिर गया तो इसे बोनस नहीं देना पड़ेगा, तो ये तो खुश थी। पर वर्कर्स को ना ये पता चल जाता है कि अचानक से भाई प्रॉफिट गिर कैसे गया, हमें बोनस मिलने के बारी है, ये तो इनका प्रॉफिट गिर गया। तो वो ना कोर्ट में केस लेके जाते हैं। तो कोर्ट में ये बोलते हैं कि इस केस में आप वर्कर्स के साथ धोखा करना चाह रहे हो, वर्कर्स के वेलफेयर के अगेंस्ट जा रहे हो, तो इस केस में आपकी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाएगा और इस कंपनी को और इस कंपनी को एक ही माना जाएगा। ठीक है, यही लिखा हुआ था इसमें, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन वेयर एनी कंपनी इज फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ लेबर वेलफेयर। लेबर के वेलफेयर के लिए जो आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है, वो बोनस पे करना लीगल ऑब्लिगेशन थी, आपने उसे पूरा नहीं किया, उसे तोड़ने के लिए आपने एक कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट को यूज़ किया, उस केस में आपकी फिर कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाएगा। इजी पॉइंट्स है, केस लो के साथ करोगे तो अच्छे से समझ आ रहे हैं। लास्ट पॉइंट है, कंपनी इज अ शैम और क्लॉक, मतलब कि वी आर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन ऑर्डर टू कंक्लूड द इलीगल एक्टिविटीज़। आपने कोई इलीगल एक्टिविटी करने के लिए कंपनी बनाई है तो उस केस में भी आपकी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दी जाएगी और मेंबर्स और उसकी कंपनी को एक ही माना जाएगा। इसमें क्या हुआ था, गिलफोर्ड मोटर लिमिटेड वर्सेस होर्न का केस लो था। एक गिलफोर्ड मोटर्स थी, उसकी ना पॉलिसी थी, whenever the employee leaves the company it cannot solicit the customers of the company, if employees does so it would pay penalty। solicit मतलब चुराना। जब भी कोई भी हमारी कंपनी का एम्प्लॉई हमारी कंपनी छोड़ के जाएगा तो वो खुद की कंपनी खोल के हमसे स्किल्स सीखी, अपनी खुद की कंपनी खोल के हमारे कस्टमर्स नहीं चुराएगा। अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय करता है तो उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, कंपनी की पॉलिसी आपको समझ आई। गिलफोर्ड मोटर्स की क्या पॉलिसी थी कि हमारा कोई एम्प्लॉय अगर हमारी कंपनी छोड़ के जाता है और ऐसी ही एक कंपनी बना लेता है और हमारे कस्टमर्स को चुराता है तो हम उससे पेनल्टी लेंगे। तो इसका ना गिलफोर्ड मोटर्स का एक मैनेजिंग डायरेक्टर था हॉर्न, ठीक है, मिस्टर हॉर्न थे। उसने ना कंपनी छोड़ी और उसे ना अभी न्यू कंपनी बनानी थी और इसके कस्टमर्स चुराने थे। तो इसने क्या किया, हॉर्न ने ना एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, हॉर्न लिमिटेड, और इस कंपनी के ज़रिए ना वो गिलफोर्ड मोटर्स लिमिटेड के कस्टमर्स चुराने लगा। दिस कंपनी इज सॉलिसिटिंग द कस्टमर्स। ठीक है, क्या हुआ कि गिलफोर्ड मोटर्स लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर था मिस्टर हॉर्न, उसने गिलफोर्ड मोटर्स लिमिटेड कंपनी छोड़ दी और अपनी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, हॉर्न लिमिटेड, और उसके ज़रिए गिलफोर्ड मोटर्स के कस्टमर्स को चुराने लगा, उनके कस्टमर्स अपनी तरफ खींचने लगा। गिलफोर्ड मोटर्स को जब ये बात पता चली वो कोर्ट में गए केस लड़ने के लिए और वहाँ पे डिसीजन आया कि जहाँ पे आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने के लिए कंपनी का इस्तेमाल करते हैं उस केस में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दी जाएगी और कंपनी और उसके मेंबर्स को एक ही ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं ना, उसकी ये पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, कोई भी इलीगल की तो एक केस लो है ना, और कोई भी आप इलीगल काम कर रहे हो ना तो उस केस में आपकी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी सिचुएशंस जहाँ पे आपकी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाएगा। हमने 8 सिचुएशंस पढ़ी। सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पढ़ा। कि कॉर्पोरेट वेल क्या होती है, कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में एक पर्दे का काम करती है, कंपनी और उसके मेंबर्स को सेपरेट लीगल एंटिटी बनाती है कॉर्पोरेट वेल। उसके ऊपर हमने केस लॉ पढ़ लिया, सैल्मन वर्सेस सैल्मन कंपनी का केस लॉ पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉर्पोरेट वेल की वजह से होता क्या है। कॉर्पोरेट वेल की वजह से जो भी काम कंपनी के नाम पे किया जा रहा है उसके लिए कंपनी ही लायबल रहेगी, उसके मेंबर्स, डायरेक्टर्स, ऑफिसर या एम्प्लॉयज़ पर्सनली लायबल नहीं रहेंगे। बट कुछ केसेस में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाता है। कौन कौन से केसेस हैं ऐसे? टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट,
वेयर द कंपनी एक्ट एज एन एजेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, टैक्स चोरी करने वाला था इसमें, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी टू डिटरमाइन एनिमी करेक्टर, जिसमें हमने डेलमार कंपनी लिमिटेड का केस लो देखा, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, जिसमें हमने जॉन्स वर्सेस लिपमैन का केस लो देखा, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, जिसमें हमने वर्कमैन ऑफ एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड का केस लो देखा, एंड द लास्ट वन इज कंपनीज अ शैम और क्लोक, जिसमें हमने गिलफोर्ड मोटर्स लिमिटेड वर्सेस हुआन का केस लो देखा। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हम अपने चैप्टर के कंपनी लॉ के सेक्शन 1 में जाने वाले हैं, मतलब हम अपने कंपनीज एक्ट को लीगली पढ़ने वाले हैं कि मतलब उसमें लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या लिखा हुआ है। अभी तो हमने जो पहले कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी वो तो हमने नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी थी, लेमैन के अकॉर्डिंग क्या कंपनी की डेफिनेशन होती है, फिर हमने उसके फीचर्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने एक कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। कंपनी और उसके मेंबर्स को अलग अलग रखा जाता है उसके ऊपर। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कंपनीज एक्ट है ना उसका सेक्शन 1 हमें क्या कहता है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग शॉर्ट टाइटल, मतलब हर एक्ट को ना एक शॉर्ट टाइटल दिया जाता है। अगर अगर एक्ट का नाम बहुत बड़ा है तो उसे शॉर्ट टाइटल दिया जाता है। समटाइम्स शॉर्ट टाइटल और उसका नाम सेम ही होता है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, इसका शॉर्ट टाइटल भी यही है और एक्ट का नाम भी यही है। तो हमारी कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट मतलब कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, हमारा कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, टू द होल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक्सेप्ट JNK वाला केस नहीं रहा है, आपको पता है अभी वो JNK वाले सारे कंसेप्ट हट चुके हैं, लॉज JNK पे भी एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कमेंसमेंट। अब व्हाट इज़ कमेंसमेंट, 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है हमारे पास इनेक्टमेंट और एक होता है हमारे पास कमेंसमेंट। अब इन दोनों में हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा प्रोसेस ऑफ मेकिंग एक्ट, कि एक्ट बनता कैसे है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो एक्ट बना है ना, कोई भी एक्ट बन रहा है, कंपनीज एक्ट बना है, फैक्ट्रीज एक्ट बना है, कोई भी एक्ट बन रहा है तो बनता कैसे है। सबसे पहले क्या होता है कि एक ना एक्सपर्ट कमेटीज़ होती है जिसमें एक्सपर्ट लोग रहते हैं, जैसे IAS वगैरह ये जो भी होते हैं ये लोग रहते हैं। एक्सपर्ट कमेटी रहती है, वो एक बिल बनाती है जिसमें वो सारे लॉज के रिलेटेड लिखती है कि हमें ये इसमें प्रोविजंस लेके आना है, वो सब लिखती है। एक्सपर्ट कमेटी एक बिल बनाती है, उस बिल को लोकसभा में भेजा जाता है फॉर अप्रूवल के लिए। अगर लोकसभा में अप्रूवल मिल जाए फिर उसे भेजा जाता है राज्यसभा में फॉर अप्रूवल के लिए। अगर राज्यसभा में अप्रूवल मिल गया तो वो आगे जाएगा, बट अगर राज्यसभा में इन केस राज्यसभा रिफ्यूजेस टू गिव अप्रूवल और डिमांड फॉर सम चेंजेस, या तो रिफ्यूज़ ही कर दे, बोल दे कि नहीं ये बिल ही सही नहीं है ना, ये लॉ पास नहीं हो सकता है, या फिर उस बिल में कुछ चेंजेस के लिए डिमांड करे, तो उस केस में राज्यसभा से वापस चला जाता है बिल एक्सपर्ट कमेटी के पास। एक्सपर्ट कमेटी चेंजेस करती है, बिल में चेंजेस करती है, फिर लोकसभा के पास जाएगा वो अप्रूवल के लिए, फिर उसके बाद फिर से राज्यसभा के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। ठीक है, अगर राज्यसभा से उसे अप्रूवल मिल जाए तो फिर वो जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिल जाए तो वो हमारा बन जाता है एक्ट। ऐसे बनता है हमारा एक्ट। ठीक है, अब एक्ट की ना 2 टर्म्स है, एक तो एक्ट की होती है इनेक्टमेंट, एक एक्ट की होती है कमेंसमेंट। इनेक्टमेंट मतलब जिस दिन बना, एक्ट को जिस दिन प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिल गई ना मतलब वो एक्ट बन गया है, बट लागू कब से होगा वो तो बताएंगे ना बाद में। जिस दिन प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल गई मतलब एक्ट इनेक्ट हो गया, एक्ट बन गया है, बट जिस दिन से लोगों के ऊपर वो एक्ट एप्लीकेबल होगा उसे हम कहते हैं कमेंसमेंट। कई बार इनेक्टमेंट और कमेंसमेंट डेट सेम होती है, मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिली उसी दिन से वो एक्ट लागू हो जाता है, बट कई बार कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद ये एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो एक होती है हमारे पास इनेक्टमेंट डेट, एक होती है हमारे पास कमेंसमेंट डेट। Enactment date or commencement date of any act can be the same and different depending upon the nature of the act। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, मैंने बता दिया। अब ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना उसकी इनेक्टमेंट डेट क्या है, मतलब बना कब था, प्रेसिडेंट की अप्रूवल कब मिल गई थी, 29 अगस्त 2013 को उसे प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल गई थी।
बट कमेंसमेंट कैसे हुई थी? इसकी कमेंसमेंट ना टुकड़ों टुकड़ों में हुई थी, क्योंकि अचानक से आप कंपनीज एक्ट में चेंज कर दो, कंपनीज़ के लॉज में चेंज कर दो इतना बड़ा, तो कंपनीज़ के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। कंपनी को सारी लीगल प्रोविजंस करनी पड़ेंगी, सब कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा हेक्टिक वर्क हो जाएगा। तो उस केस में कंपनीज़ को थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो ये कंपनीज एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके टुकड़ों टुकड़ों में सेक्शन एप्लीकेबल हुए थे। सेक्शन 1 एक ही बार में आ गया था, 29 अगस्त को ही सेक्शन 1 एक ही बार में उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने अगले 98 सेक्शन एप्लीकेबल किए थे 12 सितंबर 2013 को। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2014 को उन्होंने 184 सेक्शन एप्लीकेबल किए थे। फिर 18 मई 2016 को उन्होंने 5 सेक्शंस एप्लीकेबल किए थे। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में हमारा एक्ट एप्लीकेबल हुआ था, कंपनीज एक्ट। बट इनेक्ट कब हो गया था? 29 अगस्त 2013। ये शायद ही MCQ में आ सकता है, बाकी तो कहीं नहीं आएगा। MCQ में भी थोड़े थोड़े से चांसेस है, करने होंगे तो कर लेना। वैसे इतनी डेट्स याद रखना प्रैक्टिकल नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें एप्लीकेबिलिटी, हमने क्या देख लिया? शॉर्ट टाइटल क्या है हमारे एक्ट का? कंपनीज एक्ट 2013। कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। कमेंसमेंट में हमने देखा कि इनेक्टमेंट डेट और कमेंसमेंट डेट अलग अलग होती है। इनेक्टमेंट डेट 29 अगस्त 2013 है और कमेंसमेंट इसकी टुकड़ों टुकड़ों में हुई थी। अब ये जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है ना, ये एप्लीकेबल किसके ऊपर है? किसके ऊपर एप्लीकेबल है? हर जर्नी खनी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, मेरे ऊपर एप्लीकेबल है, आपके ऊपर एप्लीकेबल है? नहीं, इसकी कुछ एप्लीकेबिलिटीज़ हैं, वो अब हमें देखना है कि ये जो कंपनीज एक्ट है किसके ऊपर एप्लीकेबल है। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ऑन ऑल कंपनी, सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। बट यहाँ पे कौन सी कंपनी की आप बात कर रहे हो? फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, कौन सी वाली कंपनी की बात कर रहे हो आप? तो वो हम देखेंगे कि कंपनी का आखिरकार मतलब क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी कंपनी का मतलब। पहले कंपनी का मतलब बताती, कोई मतलब ही नहीं बनता ना। अभी मैं आपको कंपनी का मीन बताऊंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अकॉर्डिंग कंपनी का मीनिंग क्या है? कंपनी मीन्स, अच्छा अब यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आपको सारे वर्ड्स तोड़ के बताती हूँ, क्योंकि लॉ को पढ़ने के लिए वर्ड्स को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कभी भी आप लॉ को समझ ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पे ना मीन्स लिखा हुआ है। अब 2 वर्ड्स होते हैं, मीन्स एंड इंक्लूड। अब इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब एक्ट में बोल दिया ना, जब लॉ में लिख दिया मीन्स मतलब कि यही कह रही हूँ, माई नेम इज़ मेघा, तो मतलब मेरा नाम मेघा ही है, कुछ और नहीं हो सकता। मीन्स मतलब मैंने बोल दिया ना, दिस मीन्स अ बुक, तो मतलब कि ये बुक ही है, आप इसे और कुछ नहीं कहोगे। मतलब ये बुक है तो बुक ही है, मैंने कह दिया ये बुक है तो बुक ही है, ठीक है। बट इंक्लूड का मतलब क्या है? कि इसमें और भी कुछ आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कंपनी मीन्स, मतलब जो मैंने ये लिखा है ना, कंपनी का मतलब यही है, इसके अलावा कंपनी का और कोई मतलब नहीं हो सकता। अगर इंक्लूड लिखा होता ना, कंपनी इंक्लूड, मतलब कंपनी का मतलब ये तो है ही है, बाकी भी चीज़ें आ सकती हैं। इंक्लूड जहाँ पे लिख दिया मतलब वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। मीन्स लिख दिया तो मतलब इसमें और कुछ भी इंक्लूड नहीं हो सकता। जो मैंने बोला ना सिर्फ यही है कंपनी का मतलब, ठीक है। आई होप आपको मीन्स और इंक्लूड का मतलब समझ आ गया होगा। तो कंपनी मीन्स, कंपनी का मतलब क्या है? अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर हुई है जहाँ पे, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। एनी प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब 1956 में कोई कंपनी लॉ होगा, 1814 में एक कंपनी लॉ था। अब ये थोड़ी है कि आप 1956 में इनकॉर्पोरेट हुए तो हम आपको कंपनी नहीं मानेंगे, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब रजिस्टर हुई है, या तो कंपनीज एक्ट में, या तो किसी और, या तो दिस जो मतलब चल रहा है प्रेजेंट कंपनीज एक्ट में, या कोई प्रीवियस कंपनीज एक्ट में। मतलब जो कंपनी हमारे इंडिया के कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है वो हम कंपनी नहीं मानेंगे, मतलब हाँ उसे हम कंपनी नहीं मानेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के लिए हम उसे कंपनी नहीं मानेंगे, बट नॉर्मली तो उसे कंपनी मानेंगे। मतलब कि जो कंपनी इंडिया के कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है उस कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 नहीं लगेगा।
समझ आया आपको? एप्लीकेबिलिटी क्या बोल रही है? एप्लीकेबिलिटी बोल रही है ऑन ऑल कंपनीज, मतलब सारी कंपनीज के ऊपर लगेगा। बट यहाँ पे जो कंपनी वर्ड है ना, उसका मतलब तो बताओ आप। तो कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, जो रजिस्टर हुई है इंडिया के अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में या प्रीवियस कंपनी लॉ में। ठीक है, तो मतलब इसने अपनी डेफिनेशन से फॉरेन कंपनीज को निकाल दिया। फॉरेन कंपनीज मतलब जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, तो मतलब कि कंपनीज एक्ट फॉरेन कंपनीज के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो अब? तो अभी मैम हमें बताओ कि फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है। फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लोज 42 में दी है। आपको सेक्शंस याद रखने इतने कंपलसरी नहीं है, मेन सेक्शन याद रख लेना, जैसे 2 क्लोज 20 वो इंपॉर्टेंट था, याद रखना। अभी फॉरेन कंपनी मीन्स, अब यहाँ पे भी मीन्स लिख दिया, मतलब कि मैंने ये जो बोला है ना यही डेफिनेशन है, और कुछ मत मानना आप। एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, 1956 में जो एक्ट है, जो 1814 का एक्ट है, इन एक्ट्स में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। जो इंडिया के अंदर एक्ट नहीं लगते हैं ना, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है। विच हैज़ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बट उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है ना वो इंडिया में है। बाई इट सेल्फ और थ्रू एन एजेंट, या तो खुद से है या तो अपने किसी एजेंट से है। फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, या तो फिजिकली है या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, उसे हम कहेंगे फॉरेन कंपनी। अच्छा, अब यहाँ पे और एंड का मतलब मैंने आपको डायरेक्ट टेक्स्ट की वीडियो में नहीं मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है, स्टार्टिंग में मैंने बताया है आपको और एंड का मतलब, है ना। तो अभी मैं दोबारा नहीं बताने वाली हूँ और एंड, इतना बता रही हूँ कि और मतलब इन दोनों में से एक, है ना। एंड होता तो मतलब दोनों ही आपको पूरा करना है, और मतलब इन दोनों में से एक। या तो आप खुद से बिजनेस कर रहे हो, या तो आपका बिजनेस एजेंट बिजनेस कर रहा है, या तो आप फिजिकली कर रहे हो, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, बट उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है ना वो इंडिया में है, चाहे खुद से है, चाहे एजेंट से है, चाहे फिजिकली है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में है। फॉर कंडक्टिंग एनी बिजनेस इन इंडिया, कोई भी बिजनेस इंडिया में कंडक्ट करते हो, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। क्यों है प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में? कोई बिजनेस चलाने के लिए, ये नहीं कि आपका सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, आप उसके ऊपर कोई बिजनेस ही नहीं करते हो, सिर्फ प्लेस ले रखी है, तो वो आपकी फॉरेन कंपनी नहीं मानी जाएगी। मतलब देखो, मैंने मेरी आउटसाइड इंडिया की कंपनी इनकॉर्पोरेट की हुई है, मैंने मेघा लिमिटेड ऐसे आउटसाइड इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेट की हुई है, बट उस कंपनी के लिए ना मैंने एक होटल बना के रखा है इंडिया में। ठीक है, मेरी कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, मेघा लिमिटेड है, सोचो एक कंपनी, वो आउटसाइड इंडिया बनी हुई है, मैंने बाहर इंडिया के बाहर इस इनकॉर्पोरेट किया हुआ है उसे, बट मैंने ना इंडिया में एक लैंड खरीद के रखी हुई है। ठीक है, अपने बिजनेस के लिए करूँगी, कभी फ्यूचर में जब दिल करेगा तब बिजनेस करूँगी, अभी मेरा नहीं मन, बस लैंड खरीद के रखी हुई है। तो क्या ये मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है? हाँ, प्लेस ऑफ बिजनेस है, बट क्या मैं इसके ऊपर कोई काम कर रही हूँ? नहीं, कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो ये फॉरेन कंपनी नहीं बनेगी, ये प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं मानी जाएगी। सिर्फ आपने लैंड खरीद के रखी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में माना जाएगा और आपको फॉरेन कंपनी माना जाएगा। अच्छा मैम, कोई ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, बट उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो उस केस में हम उसे फॉरेन कंपनी नहीं मानेंगे, तो उसे क्या मानेंगे वो मैं आगे बताऊंगी, इस पॉइंट के बाद बताऊंगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि कोई ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस? प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब आप इंडिया में कोई आपका काम कर रहे हो, या तो खुद, या तो अपने एजेंट के थ्रू, या तो फिजिकली, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में, बट आप कोई काम कर रहे हो उस जगह पे, आपने कोई जगह ले रखी है और आप उस जगह के ऊपर काम करना भी ज़रूरी है। मतलब आपका प्लेस होनी भी ज़रूरी है, प्लस उसके ऊपर काम करना भी ज़रूरी है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तभी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में माना जाएगा, नहीं तो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो लॉ की एक एक वर्ड में कितनी गहराई रहती है। इन्होंने बोला प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फॉर कंडक्टिंग एनी बिजनेस इन इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, कोई भी बिजनेस करने के लिए इंडिया में फालतू की प्लेस ले रखी है तो उसे हम प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया मानेंगे नहीं। ठीक है, बहुत डीपली मैंने अभी आपको बता दिया, दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा मैम, हमें समझ तो आ गया कि कोई ऐसी कंपनी जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, प्लेस, तो उसे हम फॉरेन कंपनी कहेंगे।
प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब जो कि इंडिया में उसने कोई जगह ले रखी है और उसके ऊपर उसका कोई काम चलता है, कोई भी बिजनेस कंडक्ट करता है, तो उसे हम प्लेस ऑफ बिजनेस कहेंगे। तो ठीक है मैम, अब ये बताओ कि कोई ऐसी कंपनी जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है बट उसका कोई इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब सेक्शन 211 में दे रखा है। अब यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन में क्या लिखा? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में आएगा। इंक्लूड्स मतलब ये तो आएगा ही आएगा, बाकी भी आएगा। जो हम पहले पढ़ के आए ना, मैं बताऊंगी बाकी भी क्या आएगा। इंक्लूड्स मतलब भी, बॉडी कॉर्पोरेट में ये भी आता है। क्या आता है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी जो कि इंडिया के बाहर बनी है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। उन्होंने सिर्फ बोल दिया ना कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बोला कि प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं। तो इसका मतलब क्या है? वो कंपनी जो सिर्फ इंडिया के बाहर बनी है बट इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उसे हम बॉडी कॉर्पोरेट मानते हैं। अब इसने यहाँ पे लिखा इंक्लूड्स, मतलब कि ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया बट हैविंग नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसे तो हम बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड करेंगे। वो तो आएगा। और क्या आएगा मैम? आप बोल रहे हो ना यहाँ पे भी है, तो और क्या आएगा? तो और आएगा जो हम पहले पढ़ के आए ना बेटा, कंपनी पढ़ के आए, फॉरेन कंपनी पढ़ के आए, ये भी आएंगी। मतलब कि जो हमारा बॉडी कॉर्पोरेट है ना, ये ब्रॉडर टर्म है। इसमें कंपनी को भी बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं, फॉरेन कंपनी को भी बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसे भी बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। और स्टैट्यूटरी बॉडी को भी बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। मतलब हर चीज़ को हम बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब मैम, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो कि कानून के द्वारा बनाई गई एक बॉडी होती है। जैसे हमारा ICAI, ICSI, ICMAI, ये एक एक्ट पास करके बनाई गई है ना ये बॉडीज़, तो इसे हम स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कहते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी आती है, फॉरेन कंपनी भी आती है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी आती है, और स्टैट्यूटरी बॉडी भी आती है। मतलब कि जो हमारे पास बॉडी कॉर्पोरेट है ना, वो ब्रॉडर टर्म है, एज इट इंक्लूड्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, क्योंकि इसमें तीनों टाइप्स ऑफ कंपनी आती है। बट जो हमारा कंपनी है ना और जो फॉरेन कंपनी है वो स्पेसिफिक टर्म है। क्यों स्पेसिफिक टर्म है? क्योंकि कंपनी में फॉरेन कंपनी नहीं आती और बॉडी कॉर्पोरेट नहीं आती, पर बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी आती है, फॉरेन कंपनी भी आती है ना। आप कंपनी को ही कंपनी कहोगे, आप फॉरेन कंपनी को कंपनी नहीं कह सकते हो, है ना। सेक्शन 2(20) वाली कंपनी को ही कंपनी कहोगे, आप फॉरेन कंपनी को कंपनी नहीं कह सकते हो। बॉडी कॉर्पोरेट को आप कंपनी नहीं कह सकते हो। उसी तरह से फॉरेन कंपनी को ही आप फॉरेन कंपनी कहोगे, आप कंपनी को फॉरेन कंपनी नहीं कह सकते हो। सेक्शन 2(20) वाली कंपनी को आप फॉरेन कंपनी नहीं कह सकते हो। सेक्शन 2(11) वाले बॉडी कॉर्पोरेट को आप फॉरेन कंपनी नहीं कह सकते हो। पर बॉडी कॉर्पोरेट में सारी चीज़ें आती हैं। आप कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट भी कह सकते हो, कंपनी भी कह सकते हो। फॉरेन कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट भी कह सकते हो, फॉरेन कंपनी भी कह सकते हो। स्टैट्यूटरी बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी भी कह सकते हो, बॉडी कॉर्पोरेट भी कह सकते हो, है ना। तो समझ रहे हो, बॉडी कॉर्पोरेट एक ब्रॉडर टर्म है। बॉडी कॉर्पोरेट में सब आ रहा है। बॉडी कॉर्पोरेट कह रहा है आ जाओ, सभी आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड्स लिखा हुआ है। तो बॉडी कॉर्पोरेट में हमारी कंपनी भी आती है, फॉरेन कंपनी भी आती है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी आती है, और स्टैट्यूटरी बॉडी भी आती है। बट कंपनी में सिर्फ कंपनी आती है और कुछ नहीं आता है। फॉरेन कंपनी में सिर्फ फॉरेन कंपनी आती है और कुछ नहीं आता है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उसे तो कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। और स्टैट्यूटरी बॉडी में सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट आती है और कुछ नहीं आता है। बहुत डीप में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी और फॉरेन कंपनी का कंसेप्ट। तीनों में माइनर सा जो डिफरेंस था, थिक लाइन डिफरेंस था, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसे एक बार रिपीट करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत डिटेल में समझा दिया बेटे। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ कंपनी। अब ऐसा करते हैं, हम टाइप्स ऑफ कंपनी अपना नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो हमने आज की क्लास में बहुत कुछ पढ़ा है, पूरा एक बार स्टार्टिंग से बता देती हूँ। हमने अपना पेपर पैटर्न देखा क्या रहने वाला है, दिसंबर 2023 का पेपर एनालिसिस किया। उसके बाद हमने अपना कंपनीज़ एक्ट स्टार्ट किया। कंपनीज़ एक्ट में हमने कंपनीज़ एक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, उसके फीचर्स पढ़े,
देन उसके बाद हमने कॉर्पोरेट वेल पढ़ी, उसका मीनिंग, उसके इफेक्ट, सैल्मन वर्सेस सैल्मन कंपनी केस लॉ भी पढ़ा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के 8 सिचुएशंस पढ़ी और उनके रिलेटेड केस लॉज जितने भी बनते हैं वो भी पढ़े। हालांकि ये केस लॉ हमारी बुक में सिर्फ नेम दे रखे हैं, डिटेल में नहीं दे रखे हैं, बट मैंने फिर भी आपको पढ़ा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ रहे। उसके बाद हमने सेक्शन 1 पढ़ा, जिसमें हमने शॉर्ट टाइटल पढ़ा, एक्सटेंट पढ़ा, कमेंसमेंट और इनेक्टमेंट पढ़ा, एप्लीकेबिलिटी पढ़ी, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और एप्लीकेबिलिटी से हमने क्या पढ़ लिया, कंपनी की डेफिनेशन पढ़ ली, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ ली और बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ ली। इसके बाद हमें करना है टाइप्स ऑफ कंपनीज, जो कि हम अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। आपको ये क्लास अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि ये फ्री क्लासेस हैं, कोई चार्जेस नहीं है और मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने का कोशिश कर रही हूँ ताकि आप, जो बच्चे क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो अच्छे से पढ़ सके और अपना इंटर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सके। आपको जो मैंने स्टार्टिंग में टाइम टेबल दिया ना बेटे, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है अगर आपको सीरियसली स्टडी करनी है तो। मैं आपको रेगुलर क्लासेस डालूंगी। क्लासेस के रिलेटेड आपको ये जो नोट्स चाहिए, ये नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। कोई भी क्वेरी रहती है तो आपको मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करना है, मैं व्हाट्सएप नंबर भी आपको नीचे दे दूँगी। और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करनी है तो मैंने एक ग्रुप भी बनाया है, आपको उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, आपको ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।